हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी प्रॉपरली। आई एम प्रॉपरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नीट 30 डेज क्रैश कोर्स। तो हम केमिस्ट्री टॉपिक को कवर करेंगे, केमिस्ट्री के, जिसमें सबसे पहले हम कवर करने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की थ्योरी। तो हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर को कवर करेंगे डे 1 में, और डे 2 में हम देखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन जो हमारा है, जिसमें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो चैप्टर की वेटेज नीट में ज़्यादा आती है, जिस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इन चैप्टर्स को वेटेज के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी, और इट्स ए रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी को जो भी डाउट्स हों, जो भी क्वेश्चंस हों, वो हम सेशन के लास्ट में कवर करेंगे। तो कीप योर डाउट्स हैंडी एवरीवन। सो अब हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी, एंड इफ यू वांट टू नोट डाउन एनीथिंग, यू आई होप यू आर रेडी एंड यू आर हैंडी विद योर नोटबुक्स एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरी अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अल्कोहल चैप्टर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो देखिए, जो अल्कोहल है, ROH, एल्काइल ग्रुप से जब OH ग्रुप अटैच्ड हो, जब हमारी बेंजीन रिंग से OH अटैच्ड हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं, फिनॉल। ये हमारा फिनॉल है। ध्यान रखना, बेंजाइल अल्कोहल इसे नहीं बोलना है, ये हमारा फिनॉल होता है। इसका दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड होता है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि फिनॉल का अदर नेम क्या है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कार्बोलिक एसिड। उसके बाद हमारा आता है ईथर फंक्शनल ग्रुप। आज हम इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आपको नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए। लगभग आप 80% क्वेश्चंस एनसीईआरटी की थ्योरी को लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को समझ के ही क्रैक कर सकते हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। एक एक वर्ड का मतलब आपको पता रहना चाहिए। अब ईथर फंक्शनल ग्रुप है, क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाता है। मान लीजिए मैंने ये ROR- लिख दिया, तो पूछ लेता है कि आउट ऑफ दीज विच वन इज अल्कोहल, विच वन इज ईथर। द सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है। तो आप सभी को ध्यान देना है कि अल्कोहल ग्रुप को हम कैसे पहचानेंगे, फिनॉल क्या होता है, और ईथर फंक्शनल ग्रुप क्या है। अच्छा, यहाँ पर ईथर में आप देख सकते हो ऑक्सीजन के दोनों तरफ R और R- प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ R ग्रुप को हम एल्काइल ग्रुप बोल रहे हैं। समझिए ध्यान से एक इंपॉर्टेंट बात, अगर हम R ग्रुप को एल्काइल ग्रुप बोल रहे हैं तो R- यूज क्यों हुआ है। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जो R और R- है, दे मे बी सेम और दे मे बी डिफरेंट। सेम हुए, मान लीजिए R ग्रुप को मैं एग्जाम्पल के लिए CH3 समझ लेता हूँ, तो R- भी अगर CH3 है, देन दिस विल बी ए सिमिट्रिकल ईथर। तो सिमिट्रिकल और अनसिमिट्रिकल वाली बात आ जाती है। अगर R और R- सेम नहीं है तो अनसिमिट्रिकल, R और R- अगर सेम है तो सिमिट्रिकल। तो चलिए अब हम पहले स्टार्ट करेंगे अल्कोहल्स। हम क्या क्या कवर करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स देखेंगे, फिनॉल्स, ईथर्स। तो हम पहले सेक्शन में अल्कोहल देखेंगे, उसकी प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसी के साथ हम फिनॉल की प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलरली हम फिर लास्ट में देखेंगे ईथर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं अल्कोहल। सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर। द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशन आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Thank you. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करने लाए, ठीक है। तो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स क्या है, जब एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें किसी हाइड्रोकार्बन से। अब आप कहेंगे कैसे, मान लीजिए मैंने लिया मिथेन CH4,
आपने हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया, अभी मैं मोनो हाइड्रोक्सी कंपाउंड बना रहा हूँ, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, क्या बन गया CH3OH। दिस वन इज मिथेन से बना मिथ प्लस एन प्लस ओल। एल्कोहल के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो ध्यान रखना है, ओल यूज करते हैं। अगर कहीं पर आप सभी को पता है आईयूपैक नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, फिर भी हम क्विक रिवीजन जो कर रहे हैं उसमें देखते रहेंगे। ध्यान ये रखना है कि अल्कोहल का जो सफिक्स है वो ओल है और इसका जो प्रीफिक्स है वो हाइड्रोक्सी हम यूज करते हैं। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, OH। वहीं पर जो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, मान लीजिए मैंने लिया बेंजीन, और बेंजीन पर सभी पर आप देख सकते हैं कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, क्योंकि बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड ऑल्टरनेट पोजीशन पर यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एक हाइड्रोजन को, सिमेट्रिकल है सारे, किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं विद OH ग्रुप, देन आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट फिनॉल, बेंजीन पर OH। सो एलिफेटिक एरोमेटिक, एलिफेटिक में करेंगे अल्कोहल्स, वहीं पर अगर एरोमेटिक में कर देते हैं तो यू विल गेट फिनॉल। किससे रिप्लेस कर रहे हैं, OH ग्रुप से। अल्कोहल्स क्या कंटेन कर सकता है, वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये मोनो हाइड्रोक्सी है, डाई हाइड्रोक्सी है, ट्राई हाइड्रोक्सी है, एटसेट्रा। तो वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली किससे अटैच्ड रहेंगे, कार्बन एटम से, ऑफ एन एलिफेटिक सिस्टम। जैसे मैंने एग्जांपल दिया मिथेनॉल का, जबकि फिनॉल में जो OH डायरेक्टली अटैच्ड रहेगा कार्बन एटम किससे, कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक सिस्टम। एरोमेटिक सिस्टम कौन सा था, बेंजीन रिंग, राइट। जनरली हम बेंजीन पढ़ते हैं, उसके अलावा नेफ्थिलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन बहुत सारे होते हैं, हमें जनरली क्या पढ़ते हैं, बेंजीन। तो उसमें क्या है, C6H5OH उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। सब्स्टिट्यूशन जब हम हाइड्रोजन एटम का कर देते हैं हाइड्रोकार्बन में किसी एल्कोक्सी ग्रुप से, अब एल्कोक्सी क्या है, अगर OH से करो तो मिलेगा अल्कोहल या फिनॉल, और OR से कर दो तो आपको मिल जाएगा, ये एल्कोक्सी ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप, ये एल्कोक्सी। तो यहां से आपको मिल जाएगा, बताइए क्या, ईथर। और अगर वहीं पे अराइल ग्रुप में कर दें, मतलब RO से करा तो एल्कोक्सी, ARO से कर दिया तो अराइलोक्सी। आपको अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स देते हैं जिन्हें हम ईथर्स बोलते हैं। तो आज हम इन तीनों को कवर करने जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल, ये कौन से ईथर का है, सभी देख सकते हैं, R और R सेम है, CH3 इसका मतलब ये हुआ हमारा डाई मिथाइल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। अब देखते हैं आगे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम क्विकली कवर करेंगे। अल्कोहल्स में जो ऑक्सीजन है OH ग्रुप का, वो कार्बन से एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होता है बाय द ओवरलैप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल, आप सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल ले सकते हैं CH3OH, दैट इज मिथ प्लस एन प्लस ओल। आप इसका अगर स्ट्रक्चर नॉर्मली ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं, और स्टेरिक नंबर की हेल्प से आपको सिग्मा बॉन्ड्स की काउंटिंग करनी होती है हाइब्रिडाइजेशन को देखने के लिए। तो नंबर आया टोटल 4, 4 का मतलब एक S और 3 P, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है OH ग्रुप का, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो एस, ये आप स्ट्रक्चर भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये मिथेनॉल हो गया, फिनॉल हो गया, और ये मिथॉक्सी मिथेन हो गया। यहाँ पर आप इनके बॉन्ड एंगल्स, इनकी बॉन्ड लेंथ, जैसे कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ अराउंड 142 पिकोमीटर है इन CH3OH, और 96 पिकोमीटर है आपकी OH की बॉन्ड लेंथ। OH फंक्शनल ग्रुप जो है 136 इन फिनॉल में, क्योंकि यहाँ पर जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है मिथेनॉल में, कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन का, और ऑक्सीजन का भी कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। उसके अलावा फिनॉल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पर जो कार्बन है मिथॉक्सी मिथेन जो कि ईथर फंक्शनल ग्रुप आ चुका है ROR। यहाँ पर कार्बन दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, या मैं कहूँ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है और अपने sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करने में। बॉन्ड लेंथ आप देख सकते हैं जो sp3 वाले उनकी अराउंड सेम है, 141 इसकी और इसकी 142। तो इन चीजों को हमें, डेटा को हमें ध्यान रखना है। तो ये अल्कोहल पहला, मिथेनॉल, फिनॉल दूसरा, और ईथर थर्ड वाला जो कंपाउंड दिखाया वो ईथर है, मिथॉक्सी मिथेन, जिसको कॉमनली आप कह सकते हैं डाइमिथाइल ईथर। जो बॉन्ड एंगल है COH, वो देख सकते हैं अल्कोहल्स में, लाइक इन अल्कोहल्स इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। टेट्राहेड्रल एंगल जो होता है एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, यहाँ पर अराउंड 108.9 डिग्री है।
इट इज ड्यू टू व्हाट? रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। जो लॉन पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप सभी जानते हैं वेस्पर्ट थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि वहां पर जो रिपल्शंस हैं वो सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, रेगुलर है या डिस्टॉर्टेड है, किस टाइप के हैं। तो यहाँ पर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर टाइप के रिपल्शन, लॉन पेयर टाइप के रिपल्शन पता है, और रिपल्शन ऑर्डर आपको पता ही है कि लाइक लॉन पेयर बॉन्ड पेयर्स में किस तरीके से आएंगे। उसके बाद फिनॉल्स में जो OH अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से है, एरोमेटिक रिंग, जो कि हम बेंजीन ले लेते हैं। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो लेंथ रहेगी फिनॉल में वो कम रहेगी, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का यूज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर है वो ज्यादा है sp2 के केस में। ये ऐसा क्यों है? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एक तो आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर जो बेंजीन रिंग वहां पर अटैच्ड है, वहां पर इसमें चले जाते हैं कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विद द एरोमेटिक रिंग। दूसरा रीजन है sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट, जिससे वो अटैच्ड है। कौन? ऑक्सीजन। किससे? कार्बन से। ईथर्स में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। इट मीन्स 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहां पर? ऑन ऑक्सीजन पर। आर अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली इन ए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। वहां पर भी मैंने आपको बॉन्ड लेंथ और उनकी बॉन्ड एंगल्स शो कर दिए। जो बॉन्ड एंगल है स्लाइटली ग्रेटर रहेगा देन द टेट्राहेड्रल एंगल, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शंस बिटवीन द 2 बल्कि आर ग्रुप्स। आर ग्रुप्स मतलब एल्काइल ग्रुप्स। अब हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट बातें। प्रिपरेशन ऑफ, अब तक जो हमने कवर किया वो थोड़ी बेसिक बातें थी। क्वेश्चन वहां जो बनते हैं वो बनेंगे बेसिक टाइप के क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये रिएक्शंस होंगी तो हमें ध्यान देना है। हमें प्रिपरेशन करनी है अल्कोहल्स की, तो पहली प्रिपरेशन हम कर रहे हैं एल्कीन से। एल्कीन्स आप सभी जानते हैं कैसे प्रिपरेशन करेंगे? बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एल्कीन्स रिएक्ट करेंगे विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ, एल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, हमें डबल बॉन्ड को सिंगल करते हुए वहां पर OH ग्रुप का एडिशन करना है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप वाटर का एडिशन कर दो। तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर। एसिड की प्रेजेंस में एसिड ऐसे कैटलिस्ट काम करेगा और हमें मिल जाएगा अल्कोहल। कैसे मिलता है वो समझते हैं रिएक्शन से। आप देख सकते हैं हमने कोई एल्कीन लिया, ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी, वो डिपेंड करता है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है, जो कार्बन है उनको दोनों तरफ जो ग्रुप्स हैं वो सेम है या अलग है। H2 का एडिशन किया, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, रिवर्सिबल स्टेप है, ध्यान रखना, वापस भी जा सकता है। एक तरफ H और एक तरफ OH अटैच हो गया। यहाँ पर तो रूल आ जाते हैं, एक आता है मार्कोनिकॉफ रूल और एक आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अच्छा, ऊपर वाली अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो ध्यान से समझिए, मार्कोनिकॉफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लीजिए कुछ इस टाइप का CH3 C डबल बॉन्ड C और CH3, अब आप देखेंगे दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर, एक कार्बन पर एक H और CH3, दूसरे पर भी H और CH3, तो ये सिमेट्रिकल टाइप का है, ब्यूट टू इन। अगर आप यहाँ पर हाइड्रेशन करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। किसी भी कार्बन पर आप H और किसी पर भी OH अटैच कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा ब्यूटेन 2 ओल। बट अगर अनसिमेट्रिकल टाइप का एल्कीन ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिया प्रो प्लस इन प्रोपीन, तो आप क्या देखेंगे? 1 2 3 प्रोपीन हो गया, H2 का एडिशन किया। आप देखेंगे जो डबल बॉन्डेड कार्बन हैं उनमें अगर लेफ्ट वाले को देखेंगे तो उस कार्बन पर एक H और एक CH3 है, बट राइट वाले पर दोनों ही हाइड्रोजन है। अगर राइट वाले पर दोनों ही हाइड्रोजन है और लेफ्ट वाले पर एक H और एक CH3 है, तो आप क्या करेंगे? H2 का एडिशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। आप ले सकते हो H2SO4 या कोई और एसिड। तो H पॉजिटिव मैंने लिख दिया है। तो एडिशन कहाँ हुआ? OH का हुआ सेंटर वाले कार्बन पर और H का हुआ कॉर्नर वाले कार्बन पर। या दूसरा प्रोडक्ट ये भी बन सकता है CH3CH2। मैं अगर दूसरा प्रोडक्ट बनाऊं तो इसका वो ये भी बन सकता है CH3CH2CHOH। अब हम समझेंगे ये कि OH यहाँ पर अटैच क्यों नहीं हुआ है, या ये हुआ है तो माइनर क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है, अभी हम मैकेनिज्म भी देखेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव आयन है, जैसे HOH मतलब वाटर में H पर पॉजिटिव और OH पर नेगेटिव, जो नेगेटिव आयन है वो वहां पर जाएगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर कम हाइड्रोजन होंगे, मतलब जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर कौन अटैच हो जाएगा? नेगेटिव आयन, क्योंकि वो कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। इसलिए कैसे होगा वो अटैचमेंट वो समझ लेते हैं। तो इस केस में प्रोपीन वाले केस में जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है? प्रोपेन 2 ओल।
इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स जो एडिशन रिएक्शन होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं, फिर मैं मार्कोनिकॉफ रूल को बताता हूँ क्या है। उस रिएक्शन में हुआ क्या? 3 स्टेप में मैकेनिज्म होगा। पहला स्टेप 1 होगा प्रोटोनेशन, किसका? एल्कीन का, ताकि क्या बन जाए? कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव। H2O ने H पॉजिटिव लिया और क्या बना लिया? H3O पॉजिटिव। अब एल्कीन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके H को ग्रेव करेगी, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ, और ये वाटर एक अच्छा लीविंग ग्रुप है तो वो लीव कर जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा एक पे H और एक तरफ पॉजिटिव, बन गया कार्बोकैटायन। अब सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है कि ये कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, आप सभी जानते हैं। अब होगा क्या स्टेप 2 में? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। अब वाटर अटैक करेगा कार्बोकैटायन पर, और कार्बोकैटायन जो ज्यादा स्टेबल होगा वो वाला फॉर्म होगा, मतलब कम स्टेबल कार्बोकैटायन से बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट, और ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन से बनेगा मेजर प्रोडक्ट। वाटर यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? C पर H, C, इधर O, H और H, क्योंकि वाटर के ऑक्सीजन ने लोन पेयर लूज किए तो यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन पर पॉजिटिव। अब ये फिर से अनस्टेबल फीड करने लगा तो ये क्या करेगा? कहीं ना कहीं से H को रिलीज करेगा। अभी तो ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बना है, अब इसके पास 2 ही ऑप्शन है, इन H में से कोई एक H को बाहर निकाल दे। ठीक है, तो क्या करेगा थर्ड स्टेप में? थर्ड स्टेप में क्या होगा? डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। तो समझिए, जब डीप्रोटोनेशन होगा तो क्या होगा? प्रोटॉन का रिमूवल। तो यहाँ पर वाटर आया और एक H यहाँ से ले लिया, और इधर क्या दे दिए? ये जो बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव है वो न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पर OH अटैच हो गया, निकल गया H3O पॉजिटिव जो इनिशियली बना था। इसीलिए हम कह रहे हैं एसिड यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये कुछ मैकेनिज्म है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर हुआ है, एल्कीन टू एल्केनोल बना है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहली प्रिपरेशन में हमने समझा मार्कोनिकॉफ रूल, और इसमें हम समझेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर डाइबोरेन यूज किया जाता है। BH3 हम बोरेन सिंपल लिख नहीं सकते, स्टेबल नहीं है, इसलिए हम डाइबोरेन यूज करते हैं B2H। भी कोई डाउट आता है यू कैन नोट डाउन द टॉपिक नेम, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको हैंडी रखें, लास्ट में हम सभी डाउट्स को कवर करेंगे। डाइबोरेन रिएक्ट्स विद एल्कीन्स टू गिव ट्राई एल्काइल बोरेन्स एज एडिशन प्रोडक्ट, क्योंकि B पर 3 H है तो ये तीनों H रिमूव होकर जो एल्काइल ग्रुप है वो अटैच्ड होते हैं और बनता है ट्राई एल्काइल बोरेन्स। फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है अल्कोहल में, किसकी हेल्प से? सेकंड स्टेप में हम यूज करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। और कैसा मीडियम रहेगा? एल्कलाइन मीडियम, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। रिएक्शन से समझ लेते हैं। सपोज करिए आपने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली। देखो, इन दोनों रूल्स को समझाने के लिए हम सिमेट्रिकल भी अप्लाई कर सकते हैं, बट सिमेट्रिकल पर रूल का अप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज सिमेट्रिकल एल्कीन दोनों तरफ से सेम है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम देखेंगे कि कहाँ पर अटैचमेंट होगी, कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। सिमेट्रिकल के केस में मेजर माइनर वाला कोई केस नहीं होता है। तो अनसिमेट्रिकल के केस में क्या होगा? एक मेजर और एक माइनर होगा। कौन सा मेजर कौन सा माइनर होगा वो डिपेंड करता है आप रिएजेंट्स कौन सा यूज कर रहे हो। आप एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन यूज कर रहे हो या बोरो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हो, मतलब डाइबोरेन की हेल्प से। हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन यहाँ पर भी प्रोपेन लिया है और आपने लिया डाइबोरेन, जिसको मैंने तोड़ते हुए लिखा है HBH2 होल ट्वाइस, मतलब BH3 होल ट्वाइस, या B2H6 को मैंने लिख दिया HBH2 होल ट्वाइस। होगा क्या? यहाँ से H और BH2 नेगेटिव ऐसे अटैच्ड होते हैं, तो H इधर गया, BH2 नेगेटिव इधर आ गया, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या है? जो नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच बियर्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी द मेजर प्रोडक्ट। मतलब जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स है वहां पर जाएगा। तो यहाँ पर अटैचमेंट हो गई BH2 नेगेटिव की, और H की होगी सेंटर वाले कार्बन पर। फिर दूसरा मॉलिक्यूल आया प्रोपीन का, उसकी अटैचमेंट हुई CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस BH हो गया। फिर तीसरा आएगा होल थ्राइस हो जाएगा, बन गया ट्राई एल्काइल बोरेन। अब इस चेन को ब्रेक करेंगे, कुछ इस तरीके से बन गया है। मान लीजिए मैं इस R ग्रुप को से इसके इस एल्काइल चेन को इस R से शो करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। B पर एक R, दूसरा R और तीसरा R। चेन ब्रेक होगी कुछ इस तरीके से H2O2 की प्रेजेंस में। H2O2 मतलब परऑक्साइड लिंकेज है, HOOH। इसको आप कैसे याद रखेंगे? ब्रेक करते हैं HOOH, यहाँ से भी ब्रेक करते हैं
ओ ओ एच। यहाँ से भी ब्रेक करते हैं, एच ओ ओ एच। आप देखेंगे बी के साथ 3 ओ एच आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बी के साथ क्या आ चुके हैं, 3 ओ एच। तो क्या बन जाएगा, बी ओ एच होल थ्राइस। और आर पे क्या जुड़ गया, ओ एच। बट कितने आर हैं, ऐसे 3 आर। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आर ओ एच। आर क्या है, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू। तो क्या बन जाएगा, 3 मोल्स ऑफ सी एच थ्री सी एच टू ओ एच का। मतलब प्रोपेन वनोल के 3 मॉलिक्यूल्स या 3 मोल्स आ चुके हैं। आप वो डिपेंड करता है आप स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं, मोल से या मॉलिक्यूल से। और बी ओ एच होल थ्राइस, जिसको हम H3BO3 भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के टाइम पे कौन सा एसिड रिलीज होता है, या उसकी बेसिसिटी क्या है, या वो किस टाइप का है, लुईस है, अरेनियस है, ब्रॉन्स्टेड है, किस टाइप का एसिड है वो। तो H3BO3 यहाँ पर बोरिक एसिड इसका नाम होता है। क्या नाम होता है इसका, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड। और ये एसिड क्यों है, क्योंकि एच पॉजिटिव रिलीज नहीं करता, ये ओ एच नेगेटिव, मतलब एक तरह से प्रोटोनेशन करता है। H2O से एच पॉजिटिव रिलीज करा के ओ एच नेगेटिव गेन करके खुद बन जाता है BOH होल 4 नेगेटिव। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब मैं इसको शॉर्टकट बता देता हूँ, क्योंकि शॉर्टकट पता रहना ज्यादा जरूरी है। जब भी आए आपका कोई भी एल्कीन हो, कोई भी एल्कीन, फॉर एग्जाम्पल CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूटवनीन, अनसिमेट्रिकल है बिल्कुल। अगर आपको सिंपल H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव कर रखा है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। तो आपको देखना है डबल बॉन्डेड कार्बन ढूंढने, सबसे पहले हमें मिल गए डबल बॉन्डेड कार्बन। और डबल बॉन्डेड कार्बन पर आपको क्या अटैच करना है, OH नेगेटिव, मतलब HOH को तोड़ते हुए अटैच करना है। एक तरफ H और एक तरफ OH। अब कहाँ H और कहाँ OH अटैच करेंगे, वो डिपेंड करेगा इस बात पर कि आप मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करेंगे या एंटी मार्कोनिकॉफ। जब भी पेरोक्साइड वर्ड आए किसी भी रिएक्शन में, तो आपको वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। और यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ है तो अभी आप मार्कोनिकॉफ लगाएंगे। मार्कोनिकॉफ कहता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन्स को ढूंढो, यही हमारा रिएक्शन सेंटर है। और वहां पर देखो कि कम हाइड्रोजन किस पे है, जिस पे कम हाइड्रोजन है बॉन्ड को करो सिंगल। प्रोडक्ट में बता रहा हूँ क्या बनेगा, बॉन्ड को करो सिंगल और उस पर OH लगा दो। किस पे, जिस पे हाइड्रोजन कम है उस वाले कार्बन पर, मतलब जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, जिस पर ज्यादा R ग्रुप है। और जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे H लगा दो। तो CH2 पर जब H लगेगा तो CH3 हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। इस तरीके से माइनर इसका अपोजिट हो जाएगा। जो इसका माइनर होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ का मेजर हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाता हूँ मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करता हूँ किस पर, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पर, तो क्या होगा आप बताइए। यहाँ पर मुझे सबसे पहले लेना होगा, पहले स्टेप में डाइबोरेन B2S6 और दूसरे स्टेप में हमें अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2, या कई बार देखो वो R2O2 भी लिख देता है। तो यू नीड नॉट टू बी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पेरोक्साइड लिंकेज जहां पर भी आती है वहां पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। एल्कलाइन मीडियम में, या जैसे यहाँ पर एक्वस NaOH का यूज किया गया वो यूज किया गया, आप क्या करेंगे, सिंपली डबल बॉन्ड को सिंगल करेंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है वाटर का, कैसे, वो कह रहा है कि जो नेगेटिव आयन है गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है, वो वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब यहाँ पर इस कार्बन पर OH आ जाएगा और इस कार्बन पर H आ जाएगा। तो ब्यूटेन 1 ओल एंटी मार्कोनिकॉफ के केस में मेजर, और ब्यूटेन 2 ओल मार्कोनिकॉफ के केस में मेजर। आई होप ये दोनों रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होंगी। फिर आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट, द एडिशन ऑफ बोरेन टू द डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच ए मैनर दैट द बोरोन एटम गेट्स अटैच्ड टू द sp2 कार्बन, जिस पर क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, जो BH2 नेगेटिव हमने अटैच किया था। उसी तरीके से जो अल्कोहल फॉर्म होगा वो ऐसा लगेगा कि जो एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है एल्कीन में वो एक अपोजिट वे में हो रहा है जो मार्कोनिकॉफ में होता है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ का जो मेजर है वो एंटी मार्कोनिकॉफ में माइनर है, और जो एंटी मार्कोनिकॉफ का मेजर है वो मार्कोनिकॉफ में माइनर है। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका प्रिपरेशन अभी हम कर रहे हैं, नेक्स्ट आती है प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो पहली प्रिपरेशन है एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन। देखो ये ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है एक तरीके से, RCHO एल्डिहाइड और RCO R डैश, इसमें भी ईथर जैसा एक सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कीटोन हो सकते हैं। जब आप इन्हें रिड्यूस करोगे तो ये एल्कोहल्स दे देंगे। डिपेंड करेगा आप लाइक एल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहे हो या कीटोन को। एल्डिहाइड को रिडक्शन आपको क्या देगा,
एल्डिहाइड का रिडक्शन आपको देगा प्राइमरी और कीटोन का सेकेंडरी। कैसे रिड्यूस कर रहे हैं? कैटलिस्ट की हेल्प से। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आप कर सकते हो, जिसमें आप यूज कर सकते हो H2 का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ कोई कैटलिस्ट लाइक मेटल कैटलिस्ट, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल आप यूज कर सकते हैं। एल्डिहाइड्स आपको प्राइमरी अल्कोहल्स, कीटोन देंगे सेकेंडरी अल्कोहल्स। RCHO पे जब आप H2PD करेंगे तो क्या बन जाएगा? RCH2OH। प्राइमरी अल्कोहल बन गया है एल्डिहाइड से। कोई भी एल्डिहाइड आप ले लीजिए, सिंपली आप फॉर्मल्डिहाइड भी लेंगे तो बन जाएगा मिथ प्लस एन प्लस ओल मिथेनॉल। और इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन को? सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसको हम SBH भी कह देते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड मतलब फॉर्मूला होता है NaBH4, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसको हम LaH कह देते हैं। शॉर्ट में ये चीजें भी लिखी मिल सकती हैं एग्जाम में, तो आपको पता रहना चाहिए शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में भी। LiAlH4। RCOR अगर आप इसका रिडक्शन करते हैं NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड या LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? RCH2R। अब कैसे याद रखें? बड़ा ही सिंपल है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ क्विकली। RCOH ये आपका एल्डिहाइड, एटलीस्ट कार्बोनिल ग्रुप पे एक H अगर है तो वो एल्डिहाइड, अगर एक भी H नहीं है तो वो कीटोन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मैंने R लगा दिया, सिमेट्रिकल कीटोन ले लिया। अब क्योंकि आपको रिडक्शन करना है तो H2 का एडिशन करना है। आप निकेल, प्लेटिनम या मेटल कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं। कुल मिला के आपको ध्यान नहीं रखना है, रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप रिमूव कर दीजिए यहाँ से ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन रिमूव करोगे तो एक H है ऑलरेडी, और ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन डबल बॉन्डेड है। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है तो आप क्या ध्यान रखेंगे? आपको अटैच करने होंगे कितने? 2 हाइड्रोजन। जब 2 और हाइड्रोजन इस पर अटैच कर दिए तो आपके जो प्रोडक्ट बन जाएंगे RCH और H, ये आना चाहिए। वो तो हो जाता कंप्लीट रिडक्शन। वो क्या हो जाता है आपका? कंप्लीट रिडक्शन। आपको क्या करना है? पार्शियल रिडक्शन। तो क्या देखेंगे? RCH। पार्शियल रिडक्शन में क्या होगा? डबल बॉन्ड का होगा सिंगल, और ये हो गया H अटैच। डबल बॉन्ड सिंगल करो, और जहां जहां से सिंगल किया है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल किया है, तो ऑक्सीजन पर भी H और कार्बन पर एक और H, तो बन गया प्रोडक्ट RCH2OH। सेम इसमें करिए, कुछ नहीं करना। एक तरीके से जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा। जो फर्दर आगे रिडक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा फिर एल्केन। वो अलग रिएजेंट्स यूज करने पड़ते हैं। बट जब हम LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या हाइड्रोजन पैलेडियम, निकेल या प्लेटिनम के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें कुछ ये प्रोडक्ट मिलेंगे। अब इसमें भी वही काम करना है, डबल बॉन्ड को क्या करना है? सिंगल करना है। ये कर दिया, ऑक्सीजन अटैच्ड है। जहां जहां से सिंगल किया वहां HH अटैच कर दो, और इस पे एक R अटैच्ड है। हो गया सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर से भी आप रिडक्शन कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सीलेंट यील्ड्स बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। किसकी हेल्प से? LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान रखना है आपको इस बात का, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? COOH फंक्शनल ग्रुप के साथ R अटैच्ड है। LiAlH4 के साथ किया तो क्या बन गया आपका? RCH2OH। क्या बन गया? RCH2OH। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड पे ना रोक के सीधा कहाँ लेके आया आपको? एल्डिहाइड पे ना रोक के सीधा आपको लेके आया है अल्कोहल तक। अगर हम LiAlH4 जो है एक एक्सपेंसिव रिएजेंट है, देयरफॉर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली। ये एक एक्सपेंसिव है, मतलब इकोनॉमिकली भी हमें चीजें देखनी होती है कि हम कौन सा रिएजेंट यूज करें रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। कॉमर्शियली जो एसिड्स रिड्यूस किए जाते हैं अल्कोहल में, उनको बाय कन्वर्टिंग देम टू एस्टर्स फर्स्ट, फॉलोड बाय देयर रिडक्शन यूजिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करके। कैसे? ये हमने लिया एसिड, अल्कोहल के साथ ट्रीट कराया, R-OH H पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या बन गया आपका? R-OH मतलब एसिड कैटलाइज्ड कर रहे हैं ना हम, एसिड्स आर रिड्यूस टू अल्कोहल्स, तो R-OH का एडिशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ H2O। आप बोल दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ H2O अगर हम एडिशन कराते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा H2O ना बोल के आप क्या कहेंगे? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव मतलब H2SO4 आप ले सकते हैं, जो कि एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो एसिड प्लस अल्कोहल को वो बना देगा एस्टर। एस्टर का आप रिडक्शन कर सकते हैं अब इजीली। तो फिर से क्या बन जाएगा? RCOOH, और RCOH का क्या हो जाएगा? RCH2OH, और जो यहाँ पर ROH बना है वो R-OH है ही।
ये मैंने आर और आर डैश लिए, मतलब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल वाली बात। आई होप वो आप समझ ही गए होंगे। तो ये आपका हुआ रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। उसके बाद ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये बड़ा अच्छा है, RMGX। इसका काम है चेन को इंक्रीज और डिक्रीज करना। यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान देना है इस बात पे। एल्कोहल्स प्रोड्यूस करेंगे बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट विद कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सभी को देखेंगे। मान लीजिए फर्स्ट स्टेप जो हम देखें रिएक्शन का, वो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा किसका, ग्रिग्नार्ड एजेंट का कार्बोनिल ग्रुप में। एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल सेंटर पे, जो कि एक अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, एक अडक्ट बनेगा एडिशन प्रोडक्ट, उसकी हाइड्रोलिसिस से हमें मिल जाएगा एल्कोहल। रिएक्शन से समझते हैं, ये कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप है। अगर आपने दोनों H लगाए तो फॉर्मल्डिहाइड, एक R एक H लगाया तो एल्डिहाइड, दोनों R लगा दिए तो कीटोन। RMGX की रिएक्शन होगी। ग्रिग्नार्ड एजेंट इसी को बोलते हैं हम एल्काइल मैग्नीशियम हलाइड, जहां पर R नेगेटिव मतलब पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव। अब समझिए ध्यान से, एडिशन हुआ, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इधर गया, और R नेगेटिव जो कि मेटल से ज्यादा क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन, वो इस पर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और बन गया अडक्ट। ये कार्बन उस पर एक R जुड़ गया, O नेगेटिव MgX हो गया। सेकेंड स्टेप में आपकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी वाटर की हेल्प से, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ H और यहाँ OH, तो C पर जुड़ जाएगा OH और R, और MgOHX मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हलाइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड लेते हो, समझिए ध्यान से, अगर आप यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड लेते हो तो दोनों स्टेप फॉलो करने में, पहले स्टेप में ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये नोट डाउन कर लीजिए, शॉर्ट ट्रिक लिख रहा हूँ, और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर एल्डिहाइड लेते हो बट अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, सेम स्टेप फॉलो करते हो तो मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर आप कीटोन लेते हो, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, सेम स्टेप फॉलो करते हो, तो आपको क्या मिलना चाहिए बताइए, आपको मिलना चाहिए R यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक उसका आएगा, डबल डैश ले लेते हैं चलिए, और OH टर्शरी अल्कोहल। वहीं पर अगर आप यहाँ पर कार्बोक्सिल CO2 ले लेते हैं, सिंपली CO2, और सेम स्टेप फॉलो करते हैं, तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है और ध्यान रखनी है। ओवरऑल रिएक्शंस यूजिंग डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कुछ इस तरीके से देखेंगे। अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिला, अगर आपने एल्डिहाइड लिया बट अदर देन फॉर्मल्डिहाइड तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिला, आपने कीटोन लिया तो टर्शरी अल्कोहल, आपने CO2 लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, हमने अल्कोहल्स प्रिपेयर कर लिए हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में पहली प्रिपरेशन फ्रॉम हेलोरिन्स देखेंगे। ये डॉस प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन पर NaOH 623 केल्विन पर, क्योंकि इस ARX बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं है, ये डबल बॉन्डेड करेक्टर आ जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है, उसके अलावा फिनाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं। अब ये डॉस प्रोसेस है, इसमें ड्रास्टिक कंडीशंस का यूज किया जाता है, नॉर्मल कंडीशंस का यूज नहीं किया जा सकता। तो 623 केल्विन मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन होती है और बन जाता है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। ये बन गया बेंजीन पर O नेगेटिव Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव देखें या HCl देखें, इसको क्या कर देते हैं हम फिनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, ये बन गया बेंजीन पर OH, जिसको हम बोलेंगे फिनॉल। जो लास्ट रिएक्शन बताई थी वो हमारी डॉस प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई हुई है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से देखते हैं कैसे प्रिपेयर करेंगे। पहले बेंजीन को सल्फोनेटेड करेंगे विद ओलियम। ओलियम क्या होता है, H2S2O7, मतलब H2SO4 और SO3 का मिक्सचर, H2S2O7 and benzene sulfonic acid so formed to convert sodium phenoxide on heating with molten sodium hydroxide. Acidification of the sodium salt gives phenol. रिएक्शन देख लेते हैं, बेंजीन पर ओलियम किया, बेंजीन पर SO3H और NaOH H पॉजिटिव किया, तो क्या बन जाएगा सोडियम। बेंजीन पर NaOH और H पॉजिटिव किया, फर्स्ट स्टेप में NaOH और H पॉजिटिव, किस पे किया ये, बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड पर पहले बेस पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में H पॉजिटिव डाल रहे हैं, तो क्या बन जाएगा आपका फिनॉल। फिनॉल का दूसरा नाम क्या, कार्बोलिक एसिड, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम डाइजेनियम सॉल्ट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डाइएजोटाइजेशन करेंगे पहले होनो की प्रेजेंस में, यहाँ से होनो बन जाता है NaNO2 प्लस HCl से। अब देखिए ये हमने एनिलीन लिया,
एनिलीन पर NaNO2 प्लस HCl मतलब होनो HNO2 जिसको हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन जाएगा। वाटर के साथ सिर्फ गर्म पानी में डाल दीजिए, आपका फिनॉल बन के आ जाएगा N2 प्लस HCl साइड प्रोडक्ट। क्यूमीन से कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, क्यूमीन टू फिनॉल कई बार कन्वर्जन आया हुआ है। क्यूमीन क्या है पहले ये पता होना चाहिए, आइसोप्रोपाइल, बेंजीन को क्यूमीन बोलते हैं। यहाँ आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, बेंजीन पर अटैच्ड है, क्यूमीन उसका कॉमन नेम है। एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे, OOH यहाँ पे इस तरीके से अटैच हो जाएगा, हाइड्रो पेरोक्साइड बन जाएगा, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं इसको। हाइड्रोलिसिस करी, बॉन्ड ब्रेक होगा, बेंजीन पर OH और CH3 COCH3 कीटोन ग्रुप यहाँ से साइड में अलग हो जाएगा, जो कि होगा हमारा एसीटोन, जो नेल पेंट रिमूवर में यूज होता है, ध्यान रखना। और फिनॉल एज ए प्रोडक्ट मिल रहा है। उसके अलावा देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ये दो पार्ट कंसिस्ट करते हैं, एल्काइल और अराइल, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर चीफली ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, ध्यान रखना ये बात। केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिसाइड करता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज को। जो मेनली इसकी प्रॉपर्टी है वो OH ग्रुप की वजह से है, क्यों वो समझते हैं, और क्या क्या है वो भी समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये तो सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज होंगे। एल्कोहल्स के केस में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ये भी एक सीधी सी बात है, जब जब ब्रांचिंग इंक्रीज होगी बॉइलिंग पॉइंट, या मैं कहूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंटरेक्शंस वीक होती हैं। रीजन क्योंकि जो R ग्रुप है वो आपका कैसा है, R ग्रुप एक, क्लियरली सोचिए, R ग्रुप एक हाइड्रोफोबिक नेचर में है। और दूसरा, जब जब ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया घटता है, सरफेस एरिया कम होगा तो वैन डर वाल इंटरेक्शन कम होंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो एल्कोहल्स और फिनॉल का है वो हायर रहेगा इन कंपैरिजन टू अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स। हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स इसकी वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाती है, जो कि ईथर और हाइड्रोकार्बन्स में वीक होती है, या जो लैक करती है। मैं वीक नहीं कहूंगा, लैक कहूंगा। हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स जो रहेगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि ईथर्स में ROR होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगी, और हाइड्रोकार्बन सिंपल RH होते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस। तो ध्यान रखना है, ईथर्स और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा हमेशा एल्कोहल का, जब भी कंपैरिजन आता है। क्वेश्चंस बहुत आते हैं यहाँ से। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल इन वाटर इज ड्यू टू द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर में भी HOH आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी एल्कोहल में भी OH है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी है। बट वो डिपेंड करता है कि हाइड्रोफोबिक नेचर, मतलब एल्काइल ग्रुप कितना ज्यादा अटैच्ड है, कितना बड़ा अटैच्ड है, उसके अकॉर्डिंग जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, जितने बड़े एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, जितना ज्यादा हाइड्रोफोबिक नेचर होगा, उतनी कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी जैसे जैसे एल्काइल अराइल ग्रुप जो कि हाइड्रोफोबिक के नेचर में, उनका साइज इंक्रीज होगा या वो नंबर इंक्रीज होगा। ये हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन। एल्कोहल जो होते हैं वर्सेटाइल कंपाउंड्स हैं, वो दोनों तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। जो बॉन्ड है OH बॉन्ड, वो ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है जब एल्कोहल्स न्यूक्लियोफाइल की तरह act करेंगे, मतलब ROH। तो अगर OH वाला बॉन्ड हुआ ब्रेक, तो ये बनेगा RO नेगेटिव और H पॉजिटिव। जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहे तो ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। RO नेगेटिव क्या बन गया आपका, न्यूक्लियोफाइल, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, एल्कोक्साइड आयन। ध्यान देना है बात पे। एल्कोहल्स एज न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोफाइल्स देखेंगे। बॉन्ड बिटवीन OH बॉन्ड टूट जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑक्सीजन के लोन पेयर ने कार्बन पर अटैक किया, तो हुआ क्या, यहाँ पर O पर क्या है, ऑक्सीजन ने लोन पेयर लूज किए कार्बन से बॉन्ड बनाने के लिए, तो पॉजिटिव आ गया। और फिर क्या होगा, अपना H रिलीज करते हुए ये बॉन्ड को बना लेगा, और बन गया आपका RO, और फिर कार्बन चेन, एक तरह से ईथर बन गया है ROR। प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट करेंगे, कैसे, बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन का वहां पर ब्रेक होता है। जैसे ये प्रोटोनेट हुआ, मान लीजिए यहाँ पर 3 बॉन्ड बने हुए हैं अलग से, जैसे ये प्रोटोनेट हुआ, इसने H पॉजिटिव लिया, तो ये जो वाटर है वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाता है, OH2 पॉजिटिव बनेगा, और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वो अटैक करेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। RCH2OH प्रोटोनेट हो गया, H पॉजिटिव लेके, RCH2OH2 पॉजिटिव। Br नेगेटिव ने अटैक किया इस कार्बन पर, OH2 अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से निकल गया, और ये बन गया RCH2Br, एक एल्काइल हैलाइड बन गया प्लस H2। तो ये वर्सेटाइल है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह एक्ट कर लेते हैं। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्लीवेज है ये। पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल,
जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके, क्योंकि ये एसिडिक है तो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। तो ROH जब Na के साथ सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो बना लेंगे सोडियम एल्कोक्साइड, बन गया ना RO नेगेटिव, Na पॉजिटिव के साथ जुड़ गया प्लस H2। तो यहाँ से एसिडिक रिएक्शन जब आपसे पूछे जाएं कि ये एसिडिक है या नहीं, तो आप मेटल के साथ या बेस के साथ रिएक्शन करा के प्रूव कर सकते हैं। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स आप प्रूव कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछ ले जाता है। एसिडिक करेक्टर जो है वो OH बॉन्ड की वजह से है, जो कि पोलर है यहाँ पे। जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे CH3C2H5 जो कि एल्काइल ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर इंक्रीज करते हैं, राइट। इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी उतनी पोलरिटी डिक्रीज होती रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ब्रेक ही नहीं करना चाहेगा H से। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स डिक्रीज करेगी कुछ इस ऑर्डर में, ध्यान रखना। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है RCH2OH, ये प्राइमरी टाइप का अल्कोहल, ये सेकेंडरी टाइप का अल्कोहल और ये टर्शरी टाइप का अल्कोहल। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होनी चाहिए? प्राइमरी अल्कोहल की, क्योंकि यहाँ पर एक ही चेन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, किसकी? अल्कोहल्स की। यहाँ पर 2 R ग्रुप है, यहाँ पर 3 R ग्रुप है, 3 R ग्रुप यहाँ पर प्लस I इफेक्ट शो कर रहे हैं, जिस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। मतलब यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं होगी और ये H पॉजिटिव को रिलीज नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ प्राइमरी, देन सेकेंडरी, और उससे कम टर्शरी, सबसे कम टर्शरी। अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं है, वाटर से भी वीकर एसिड है। अल्कोहल जो ब्रोंस्टेड बेस की तरह एक्ट करते हैं, एज वेल एज एक्ट एज ब्रोंस्टेड बेसिस एज वेल। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड, देखो H पॉजिटिव तो रिलीज करते ही करते हैं, बट क्योंकि इनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन पर, जो कि इन्हें प्रोटॉन एक्सेप्टर भी बनाता है। ठीक है, ध्यान रखनी है ये बातें। ये H पॉजिटिव रिलीज भी कर सकते हैं और H पॉजिटिव एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, तो ये ब्रोंस्टेड बेस भी बन जाते हैं क्योंकि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। एसिडिटी ऑफ फिनॉल देखें तो वही फिनॉल की रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे, सोडियम, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट्स क्या करता है? इट्स एसिडिक नेचर। रिएक्शन ऑफ फिनॉल जब आप बेस के साथ कराएंगे तो एसिड प्लस बेस क्या देगा आपको? सॉल्ट एंड वाटर। तो प्रूव कर देता है कि ये बेस एसिडिक है। और फिनॉल जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है देन अल्कोहल्स एंड वाटर। उसका रीजन क्या होगा? क्योंकि फिनॉल में जैसे ही H पॉजिटिव रिलीज होता है तो बनता है फिनॉक्साइड आयन, और जो कि क्या होता है? स्टेबल कर देता है फिनॉक्साइड आयन को O नेगेटिव पर जो जाता है कॉन्जुगेशन की वजह से। तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिस पर OH ग्रुप अटैच्ड है, फिनॉल के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है ऑक्सीजन पर, और इस वजह से पोलरिटी इंक्रीज हो जाती है, रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल्स देन दैट ऑफ अल्कोहल्स। तो इस वजह से आप कहेंगे फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, किससे? अल्कोहल से। एल्कोक्साइड आयन जो नेगेटिव चार्ज है, लोकलाइज्ड है सिर्फ ऑक्सीजन पर, जबकि फिनॉक्साइड आयन में जो बनेगा, फिनॉक्साइड आयन क्या होता है? बेंजीन पर OH से H रिलीज कर दो तो बन जाएगा बेंजीन पर O नेगेटिव। ये नीचे जाते हुए कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, क्योंकि बेंजीन पर आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिस वजह से क्या होगा? ये कॉन्जुगेशन में जाने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई तो देयर इज ए चार्ज डिलोकलाइजेशन इन फिनॉल। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैव चार्ज सेपरेशन ड्यू टू व्हिच फिनॉल मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। और इस वजह से भी आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि फिनॉल के केस में अगर यही चीज होती है, फिनॉल के केस में भी हो सकती है ये चीज, क्योंकि ऑक्सीजन पर लॉन पेयर प्रेजेंट है, बट यहाँ पर आता है चार्ज सेपरेशन। जैसे ये रिलीज हुआ तो क्या बनेगा? देखिए, बेंजीन पर ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड OH, एक लॉन पेयर और पॉजिटिव, तो चार्ज सेपरेशन आ गया। चार्ज सेपरेशन आने की वजह से फिनॉक्साइड आयन के केस में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन, जबकि दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया बार बार। तो फिनॉल के केस में क्या है? देयर इज ए चार्ज डिलोकलाइजेशन इन फिनॉल, इस वजह से ये अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, ये आप देख सकते हैं फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद। और फिनॉक्साइड आयन से कम स्टेबल है फिनॉल मॉलिक्यूल, क्योंकि फिनॉल के केस में चार्ज सेपरेशन आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप वो भी वेरी करेंगे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है जैसे NO2 ग्रुप, वो एनहेंस करेंगे, इंक्रीज करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को, क्योंकि वो पोलर नेचर को इंक्रीज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं NO2 अटैच्ड है, तो यहाँ पर -M इफेक्ट के थ्रू ये इसके पोलर नेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहे हैं, तो H जल्दी रिलीज होगा, स्टेबलाइज भी हो रहा है फिनॉक्साइड आयन जो बनेगा वो। यहाँ पर NO2 इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट इफेक्ट तो लगा रहा है, ऑर्थो पे भी इफेक्ट तो लगाएगा, बट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हो जाएगी, तो थोड़ा सा पैरा वाले से कम होगा।
यहाँ पर माइनस आई लगेगा सिर्फ, माइनस एम नहीं लगेगा, तो इसलिए कम हो जाएगा। और इस लास्ट केस में ओनली फिनॉल है, कोई डोनेटिंग और विड्रॉइंग नहीं है, इस वजह से सबसे कम होगा। अगर डोनेटिंग आ जाते हैं, एक चीज और समझिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उसका मतलब ये हुआ जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जितना वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उतनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। दूसरा, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उतना वो ज्यादा कम करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को, डिक्रीज करेगा। अब ये समझ लीजिए ऐसा क्यों हो रहा है ऊपर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज फिनॉक्साइड आयन जब सब्स्टिट्यूट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 लगा हुआ है, तो उसकी वजह से इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन हो रहा है। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप यहाँ पे लगाते हैं, जैसे एल्काइल ग्रुप्स इन जनरल डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। फिर भी अगर बनता है तो उसमें हम केस टू केस वेरी करेंगे। जो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अब देखते हैं रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, जो हम पहले भी देख चुके हैं कि एल्कोहल फिनॉल रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो एसिड प्लस एल्कोहल क्या देगा, डेफिनेटली एस्टर। एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एसिड क्लोराइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एसिड क्लोराइड हो एंड एसिड एनहाइड्राइड हो, तो ये क्या फॉर्म कर देते हैं, एसिड एनहाइड्राइड्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसिड एनहाइड्राइड्स टू फॉर्म एस्टर्स। तो AR या ROH अगर आपने लिया R-COOH के साथ तो बना देगा, वही कैटलिस्ट यूज करना है, H2SO4 यूज कर सकते हो, अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। AR या ROCOR ROCOR क्या बन गया, एस्टर प्लस H2। इस प्रोसेस को बोल देते हैं एस्टरिफिकेशन। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, फिर से H2 दोगे वापस एसिड प्लस अल्कोहल मिल जाएंगे। यहाँ पर आप एसिड एनहाइड्राइड देख सकते हैं, प्रोडक्ट बन गया वही एस्टर, प्लस साइड प्रोडक्ट आया R-COOH। R और R- दोनों ही एल्काइल ग्रुप्स हैं, बट दे मे बी डिफरेंट और सेम। आप एसिड क्लोराइड यूज कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, यहाँ पर भी एस्टर प्रोडक्ट मिला है, बट साइड प्रोडक्ट इज HCl। द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अगर आप एसिड क्लोराइड लेते हो, क्योंकि आपको HCl मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ताकि HCl न्यूट्रलाइज हो जाए। और इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप CH3CO अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, अगर हम COCH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड क्या प्रोड्यूस करेगी, एस्पिरिन। आप देख सकते हैं एस्पिरिन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या 2-एसीटोक्सी बेंजोइक एसिड। ये हमने सैलिसिलिक एसिड पे एसिटाइलेशन एसिटिक एनाइड्राइड के प्रेजेंस में किया है, एसिटाइलेशन H पॉजिटिव लेके या H पॉजिटिव के प्रेजेंस में, जो कि कोई एसिड से आया है, H2SO4 भी आप ले सकते हैं। और साइड प्रोडक्ट यहाँ पे निकला CH3COOH। एस्पिरिन को यूज किया जाता था टू प्रिवेंट हार्ट अटैक, बट कुछ साइड इफेक्ट्स थे जिसकी वजह से इसे बैन कर दिया गया। रिएक्शन जो इन्वॉल्व करती हैं क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अभी हमने देखा OH वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ध्यान रखें। वो रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे रिएक्शन विद हाइड्रोजन हाइलाइड, कोई भी ले लीजिए, ROH प्लस HX RX प्लस H2O, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ X गया, यहाँ H गया, ऐसे ध्यान रखना है आप। डिफरेंस जो इन रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेस ऑफ एल्कोहल्स विद HCl, ये डिस्टिंग्विश एक लुकास टेस्ट होता है। लुकास टेस्ट यूज किया जाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। जो प्राइमरी एल्कोहल्स होते हैं वो आपको PPT देंगे ही नहीं। जब लुकास रिएजेंट जो कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 आप बोल सकते हो, इनके केस में आपको PPT नहीं मिलेंगे एट रूम टेम्परेचर। जबकि अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो तो PPT बनेंगे, बट इमीडिएट नहीं बनेंगे, कुछ टाइम बाद बनेंगे, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। जबकि अगर आप टर्शरी अल्कोहल ले लेते हो तो इमीडिएटली PPT बन जाएंगे, इंस्टेंटली। तो टर्शरी अल्कोहल में टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली एज दे फॉर्म द हालाइड्स इजिली, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। फिर से वही आ जाता है SN1 SN2 का खेल। प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। लुकास टेस्ट, तो डिस्टिंग्विश जब भी करना है तो आप लुकास टेस्ट यूज कर सकते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रिएक्शन विद फॉस्फोरस हलाइड ट्राई हलाइड्स लाइक PCl3। तो ये एल्कोहल्स को कन्वर्ट करेंगे टू एल्काइल ब्रोमाइड्स अगर हम PbR3 यूज करते हैं। फिर आ जाता है डिहाइड्रेशन, अल्कोहल डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल एल्कीन बनाने के लिए। मतलब जो हमने प्रिपरेशन देखी थी अल्कोहल्स की, अब थोड़ा सा कहीं कहीं वही रिएक्शन आ रही है और रिवर्स हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया है, डिहाइड्रेशन, H2O निकल जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। यही हमने मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव पढ़ा था प्रिपरेशन के टाइम पे। इथेनॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग इट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कब, 443 केल्विन पर। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आई है एग्जाम में। C2H5OH
सिर्फ इसी नाम से नहीं आई है, इसका मैकेनिज्म भी पूछा गया है। C2H5OH H2SO4 443 केल्विन पर हीट करेंगे, प्रोडक्ट मिलेगा एल्कीन, इथ प्लस इन इथीन प्लस H2O। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्डर कंडीशन, स्ट्रॉन्गर कंडीशंस नहीं चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप सिंपल 85% H3PO4 440 केल्विन पर यूज कर लेंगे तो प्रोपेन टू ओ से प्रोपीन बन जाएगा वाटर के रिमूवल के साथ। और टर्शरी अल्कोहल में सिर्फ 20% H3PO4 और 358 केल्विन, टेम्परेचर भी कम कर दिया तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक एल्कीन CH3C डबल बॉन्ड CH2 पे CH3, जिसको हम बोलेंगे 1 2 3 2 मिथाइल प्रोप 1 इन प्लस H2। तो इनके लिए स्ट्रॉन्गर कंडीशंस नहीं चाहिए। द रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स कुछ इस ऑर्डर को फॉलो करेगा। टर्शरी सबसे इजीली डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी, और उससे कम डिहाइड्रेटेड जो ऑर्डर है वो रहेगा प्राइमरी का। मतलब सबसे इजीली हो जाएगा टर्शरी और सबसे मुश्किल से होगा प्राइमरी। मैकेनिज्म समझ लेते हैं, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म का स्टेप पूछे जाते हैं कई बार कि कौन से स्टेप में क्या फॉर्म होगा। तो पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है, ये हम पढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन। और इथेनॉल के एग्जांपल से समझ रहे हैं, इथेनॉल टू इथीन बनाएंगे। CH3 CH2OH लिया, पहले प्रोटोनेशन हो जाएगा, फास्ट स्टेप है, जल्दी से H पॉजिटिव लिया, ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जिसको हम बोलेंगे इथाइल ऑक्सोनियम आयन। दूसरे स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये एक स्लो स्टेप होगा, तो ये RDS हो जाएगा, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इथेनॉल टू इथीन के कन्वर्जन में, इथेनॉल टू इथीन के कन्वर्जन में कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो सेकंड स्टेप मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये आप देख सकते हैं स्टेप को, यहाँ से वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, रिमूव होता है, और रिमूव होने के बाद यहाँ पर बन जाता है CH3 CH2 पॉजिटिव, मतलब इथाइल कार्बोकेटाइन। अब फिर से स्टेप 3 में फॉर्मेशन ऑफ इथीन हो जाएगा बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि हम ज्यादा टेम्परेचर लेके चल रहे हैं, अराउंड 443 केल्विन। तो क्या होगा, यहाँ से इसका जो ये अल्फा कार्बन पर मान लीजिए क्या बन गया, कार्बन पर पॉजिटिव आ गया कार्बोकेटाइन, तो बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका एल्कीन, जो कि होगा इथ प्लस इन इथीन। तो इथेनॉल टू इथीन कुछ इस तरीके से होता है। द एसिड यूज्ड इन स्टेप 1 इज रिलीज्ड इन स्टेप 3 टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू द राइट। इथीन इज रिमूव्ड एज इट इज फॉर्म्ड। ध्यान रखना, जो एसिड यहाँ पे यूज किया गया स्टेप 1 में, वो रिलीज हो गया, यहाँ पे H पॉजिटिव आ गया ना वापस से, आप देख सकते हैं ये आ गया H पॉजिटिव। तो इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू द राइट इथीन इज रिमूव्ड एज इट इज फॉर्म्ड। इक्विलिब्रियम आपको पता ही है, जैसे जैसे आप इथीन को कम करते रहेंगे तो वो चाहेगा इथीन ज्यादा बने। ज्यादा कब बनेगा, जब प्रोडक्ट फेवर्ड रिएक्शन होगी, मतलब टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू द राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स क्या इन्वॉल्व करता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद क्लीवेज ऑफ एन OH एंड CH बॉन्ड। देखो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी OH और CH बॉन्ड की, और C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। इसको हम ऑल्सो क्या बोल देते हैं, डिहाइड्रोजनेशन। H2 यहाँ से रिमूव होगा तो डिहाइड्रोजनेशन, तो कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड में, विच इन टर्न इज ऑक्सीडाइज टू ए कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देख सकते हैं RCH2OH ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, RCHO बना दिया, और उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके हम RC डबल बॉन्ड O OH भी बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप जानते हैं, जैसे एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर आप देख सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, आप इसको एसिडिफाइड या एल्कलाइन मीडियम में यूज कर सकते हैं। K2Cr2O7 आप यूज कर सकते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट। उसके अलावा मैं लिख देता हूँ एक बार, K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, CrO3 H2SO4 की प्रेजेंस में जर्म्स रिएजेंट। ठीक है, उसके बाद माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट, PDC पायरिडिनियम डाइक्रोमेट, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। CrO3 एनहाइड्रस मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए यूज किया जाता है फॉर कन्वर्टिंग इनटू एल्डिहाइड्स। RCH2OH CrO3 डाला, क्या बन गया RCH2। बेटर रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, गुड यील्ड में हम क्या यूज करेंगे, PCC, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विद प्रीडीन एंड HCl। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, PCC यूज किया, क्या बन गया आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और CH2OH का CHO बन जाना। तो ध्यान रखना है, जब भी ऑक्सीडेशन होना प्राइमरी अल्कोहल का, तो CH2OH को हटा दो और सीधा CHO बना दो। आप इसको याद भी रख सकते हो और समझ भी सकते हो। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो CH2OH, तो एक तरह से ये निकल जाता है, और क्या रह जाता है CHO बस। सेकेंडरी अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होंगे क्रोमिक एनाइड्राइड से, CrO3 से, वो हो जाएंगे कीटोन में, और क्या बनाएंगे RCHOH R डैश, सेकेंडरी अल्कोहल CrO3 की प्रेजेंस में क्या बन गया आपका कीटोन।
टर्शरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन में नहीं जाते हैं जनरली अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशंस सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, K2CR2O7 एंड एलिवेटेड टेम्परेचर्स। क्लीवेज हो जाती है बॉन्ड की एंड ए मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर्म हो जाएगा। कैसे समझिए, RCH2OH अगर कॉपर 573 पर RCHO बना दिया, आर सेकेंडरी अल्कोहल लिया कॉपर 573 पर कीटोन बन गया। बट टर्शरी अल्कोहल नहीं जाते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर, तो यहाँ पर एलिमिनेटेड प्रोडक्ट एल्कीन बन जाएगा। जब वेपर्स हम यूज करेंगे, वेपर्स ऑफ ए प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573। आप इन तीन रिएक्शंस को देख सकते हैं। डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, H2H2 निकल रहे हैं। जबकि टर्शरी के केस में डिहाइड्रेशन हो गया, H2O एक तरह से H यहाँ से और OH यहाँ से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। ऐसे आप समझ सकते हैं। रिएक्शन ऑफ फिनॉल समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, फिनॉल में जो रिएक्शंस होंगी दैट टेक्स प्लेस ऑन द एरोमेटिक रिंग। सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एरोमेटिक रिंग से इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल को कोई आने वाले इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देगा। कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टेकिंग प्लेस इन फिनॉल कुछ इस तरीके से होंगी। पहली होगी नाइट्रेशन, जिसमें हम नाइट्रेटिक मिक्सचर का यूज करेंगे जो जनरली ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल प्रोडक्ट देगा अगर हम फिनॉल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं लो टेम्परेचर पर। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का यूज कर रहे हैं, ये मिल गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये मिल गया पैरा। वहीं पर अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर लेंगे तो आपको फाइनली ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसको हम बोलेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो पैरा आइसोमर को सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में होती है आपकी कौन सी बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर, जिस वजह से मॉलिक्यूल तो अपने आप में स्टेबल है बट दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो वीक है, जिस वजह से ये स्टीम वॉलेटाइल है। बट पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट है। यहाँ इंट्रा, यहाँ इंटर। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी को बताता जा रहा हूँ, यू शुड नोट डाउन। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वॉलेटाइल है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरा नाइट्रोफिनॉल लेस वॉलेटाइल है, रीजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल हो गए हैं ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है, बट यील्ड रिएक्शन की पुअर होगी। आप देख सकते हैं ये मिल गया आपको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं बाय ट्रीटिंग फिनॉल फर्स्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, जिसको कन्वर्ट करते हैं टू फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड एंड देन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हमें मिल जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ताकि अच्छी यील्ड मिल सके। हेलोजिनेशन, जब ये रिएक्शन होती है इन सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलरिटी जैसे क्लोरोफॉर्म और CH2 एंड एट लो टेम्परेचर तो मोनोब्रोमोफिनॉल बनता है। बट अगर हाई पोलरिटी वाले सॉल्वेंट ले लेते हैं जो रिंग को एक्टिवेट कर देंगे, उस केस में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो यहाँ पर आप Br2 इन CH2 अगर आप लेते हैं 273 अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल, पैरा वाला मेजर हो गया। बट वहीं पर अगर हेलोजिनेशन होगी इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड जैसे FeBr3 which polarizes the halogen molecule. In case of phenol, the polarization of bromine molecule takes place even in the absence of Lewis acid due to the highly activating effect of OH group जो कि बेंजीन से अटैच्ड है। जब फिनॉल ट्रीट किया जाएगा विद ब्रोमीन 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल फॉर्म हो जाएगा, और ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी होता है। व्हाइट PPT यहाँ पर आते हैं। रिएक्शन आप देख सकते हैं, Br2 जब H2O इन लाइक पोलर मीडियम हम लेते हैं तो हो जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, जिसके व्हाइट PPT आते हैं। ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो जाता है फॉर फिनॉल। तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप फिनॉल और अल्कोहल्स को। कोल रिएक्शन, फिनॉक्साइड आयन generated by treating phenol and sodium hydroxide is even more reactive than phenol towards electrophilic aromatic substitution. रिएक्शन समझते हैं। कोल रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन पर OH NaOH, ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाया जाता है। फिर कोल्बे रिएक्शन में रिएजेंट जो यूज किए जाते हैं, पहले स्टेप में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे स्टेप में H पॉजिटिव देखें, यहाँ पर बन जाता है COOH, जिसको हम बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर आप इसे बोल सकते हो सैलिसिलिक एसिड। कॉमन नेम, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है। उसी तरीके से हमारी रीमर टीमर रिएक्शन आ जाती है। उसके केस में हम क्लोरोफॉर्म यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो CHO ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। इस रिएक्शन को हम रीमर टीमर रिएक्शन बोलते हैं। उस केस में सैलिसल्डिहाइड बनता है, और अगर आप CCl4 ले लेते हैं तो सैलिसिलिक एसिड। जो इंटरमीडिएट होगा, यहाँ से क्वेश्चन आया है, बार बार ध्यान समझिए।
जो इंटरमीडिएट होगा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली टू प्रोड्यूस सैलिसल्डिहाइड। ये जो रिएक्शन है ये कार्बीन मैकेनिज्म फॉलो करती है। तो कार्बीन मैकेनिज्म नोट डाउन कर लीजिए। पूछा जाता है रीमन टीमन रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है या क्या बनता है, CCl2 कार्बीन बनता है। तो कार्बीन मैकेनिज्म फॉलो होता है, कौन सा, कार्बीन। बेंजीन पर OH क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH आप लेंगे तो क्या प्रोडक्ट, ये इंटरमीडिएट बन गया आपका, ये बन गया इंटरमीडिएट। ये लिखा हुआ इंटरमीडिएट, ध्यान रखना। बेंजीन पर O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये सोडियम फिनॉक्साइड हो जाता है और CHCl2 अटैच हो गया। फिर CHCl2 पर NaOH डाला तो जो दो Cl जुड़े हुए हैं, ध्यान दीजिए, वो OH से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और एक कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं होते, इमीडिएटली वाटर रिलीज होगा और यहाँ CHO बन जाएगा। क्या बन गया, सैलिसल्फेट। फिर आ जाता है फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से करते हैं तो रिडक्शन हो जाएगा एक तरीके से, फिनॉल कन्वर्ट हो जाएगा सीधा बेंजीन में। तो बेंजीन पर OH Zn जिंक डस्ट का यूज किया, ZnO यहाँ से निकल गया और क्या बन गया आपका, बेंजीन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ और हाइड्रोजन भी हुआ। या हाइड्रोजन नहीं हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ पर एज इट इज अटैच्ड है, C6H6 फॉर्मूला है। ऑक्सीडेशन अगर हम कर दें तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद क्रोमिक एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन, जिसे हम क्या बोलेंगे, बेंजोक्यूनोन। जो कुछ इस तरीके से होगा, सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट या इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आपको क्या बन जाएगा, बेंजोक्यूनोन। ध्यान रखना है स्ट्रक्चर को, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ये डाई ओन टाइप का प्रोडक्ट था। अब ईथर्स पर आते हैं। अल्कोहल फिनॉल की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस हम समझ चुके हैं। अब आते हैं हम ईथर्स पर। ईथर्स में क्या है वो समझिए ध्यान से। पहले ईथर्स में देखते हैं प्रिपरेशन। अल्कोहल्स जो होंगे अंडरगो डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड्स, जैसे H2SO4 H3PO4। फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट एल्कीन और ईथर डिपेंड्स रिएक्शन कंडीशंस पर। कैसे समझते हैं, देखिए CH3CH2OH इसे हम बोलते हैं इथ प्लस एन प्लस ओल। अगर हमने क्या लिया, H2SO4 हाई टेम्परेचर 443 तो एल्कीन बन गया, बट वहीं पर टेम्परेचर कम करते ही ईथर बन गया, C2H5O डाई इथाइल ईथर। फॉर्मेशन जो ईथर की है वो एक न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन SN2 को फॉलो करती है, SN2 मैकेनिज्म को, जिसमें क्या होता है, अटैक ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन ए प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जिसको हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। पहले स्टेप में ही हमारा CH3CH2OH जो हमारा अभी अल्कोहल टू एल्कीन बना, मतलब डिहाइड्रेशन जो हुआ है अल्कोहल का, वो हम मैकेनिज्म देख चुके हैं और इसका मैकेनिज्म भी आप देख सकते हैं। पहले स्टेप में क्या हुआ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, मतलब पहला स्टेप दोनों में कॉमन है। बट दूसरे स्टेप में वहां पर लीव कर जाता था H2O, यहाँ पर लीव ना करके यहाँ पर क्या होगा, CH3CH2OH दूसरा मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा कार्बन पर और अब वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, लीव करेगा। तो CH3CH2OH O पर पॉजिटिव, CH2CH3, और अब ये अपना H रिलीज करते हुए क्या बना देगा, CH3CH2O CH2CH3, जिसको हम बोलेंगे डाई इथाइल ईथर। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स क्या दे रहा है, टू गिव एन एल्कीन इज आल्सो एसोसिएटेड विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू गिव एन ईथर, वो समझ लेते हैं। ये मेथड सूटेबल है किसके लिए, ईथर्स की प्रिपरेशन के लिए, हैविंग प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स ओनली। एल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड, जैसे हिंड्रेंस आई क्योंकि SN2 मैकेनिज्म फॉलो होना है, और टेम्परेचर शुड बी लो, अदरवाइज रिएक्शन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। अगर ईथर बनाने तो ऐसा कुछ कंडीशंस रखनी है, नहीं तो एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। The reaction follows SN1 pathway when the alcohol is secondary और tertiary। अगर प्राइमरी है तो SN2, और अगर हिंड्रेंस आ गई तो SN1 पाथवे चला जाएगा, अगर सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल है तो। डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल आपको देंगे टू गिव कोरस्पॉन्डिंग ईथर्स इज अनसक्सेसफुल एज एलिमिनेशन competes ओवर सब्स्टिट्यूशन एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस एल्कीन्स आर इजीली फॉर्म। तो दो देखो, जैसे ही आपने क्या किया, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो पूरा 100% आपको ईथर मिलेगा, बट अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो वहां पर कंपटीशन आ गया, किसके बीच में, एलिमिनेशन और डिहाइड्रेशन के बीच में। अब आपको ईथर भी मिल सकता है, अब जो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के बीच में, अब ईथर भी मिल सकता है और एल्कीन भी मिल सकता है। तो यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, ईथर प्लस एल्कीन। और अगर टर्शरी है तो डेफिनेटली आपको ईथर की परसेंटेज 0 और एल्कीन ही एल्कीन मिलेगा टर्शरी के केस में। विलियमसन सिंथेसिस तो समझिए, ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है, ये बार बार पूछा जाता है, इसके क्वेश्चंस आते हैं। पूछा जाता है प्रोडक्ट बताइए, पूछा जाता है कि अगर ये प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट को चूज करिए। इट इज एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर।
इसमें क्या होता है, एक एल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड क्या है, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और एल्काइल हैलाइड क्या है, RX। अब ये एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, अब दो तरह के मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होंगे। ये जनरली SN2 फॉलो करेगा, वही प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का केस आएगा। समझते कैसे, ये समझते हैं हम कैसे। RX पर हमारा RX क्या होता है, इसको छोड़िए, मैं दिखाता हूँ आपको। RX उस पे क्या हुआ, R डैश ले लीजिए, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो O नेगेटिव इस R पे अटैक करेगा, यहाँ से X निकल जाएगा। O नेगेटिव ने इस R पे अटैक किया, तो क्या बन गया, RO R डैश और NaX बन गया ईथर। अब ईथर्स जो कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप्स मतलब सेकेंडरी और टर्शरी में आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, उसमें हम RONA को ले सकते हैं उस तरीके का। देखिए कैसे रिएक्शन जो है SN2 अटैक प्रीफर करती है ऑफ एन एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अगर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है तो हमारा SN2 अटैक होगा। देखिए कैसे, ये हमारा टर्शरी टाइप का हमने क्या बनाया, टर्शरी टाइप का एल्कोक्साइड आयन ले लिया, एक बल्कि बेस है, उसने क्या किया, बल्कि बेस भी और न्यूक्लियोफाइल भी, ये अटैक करेगा इस पे CH3 पे और यहाँ से इसको आउट कर देगा। SN2 टाइप का है, हिंड्रेंस कम है, अटैक इजीली हो जाएगा और प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए प्राइमरी, ये CH3 प्राइमरी टाइप का था और ये टर्शरी टाइप का था, बन गया ना इस टाइप का ईथर। तो ऐसे भी आप ईथर बना सकते हो, ये टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बन गया। बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड इफ द एल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी, बट अगर सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेते हो तो उस केस में वो बेस की तरह काम करके, क्योंकि हिंड्रेंस बढ़ गई तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम भी कर सकता है सेकेंडरी के केस में, बट टर्शरी के केस में ओनली काम करेगा बेस की तरह, ओनली काम करेगा बेस की तरह और एलिमिनेटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन के बीच में क्या आ जाएगा, कॉम्पिटिशन। अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज करते हो तो एल्कीन इज द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट, नो ईथर इज फॉर्म्ड। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है, ये आपको एक प्रोडक्ट दिया जाएगा, आपको क्या दिया जाएगा, एक प्रोडक्ट, और पूछा जाएगा चॉइस ऑफ रिएक्टेंट्स, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। अगर ईथर फॉर्म हो रहा है तो हमेशा चूज करिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को। अगर आपका एल्कीन फॉर्म हो रहा है, जैसे इस केस में अगर ये प्रोडक्ट दे दिया और पूछेगा चॉइस ऑफ रिएक्टेंट बताओ, इनको कुछ करके 4 ऑप्शंस बना देंगे और पूछेगा चॉइस बताइए, तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्राइमरी, क्योंकि एल्कीन मिल रहा है तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड मस्ट होना चाहिए। अगर टर्शरी है तो सिर्फ एल्कीन एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। ये एल्काइल हैलाइड टर्शरी हो गया, ये आपका क्या हो गया, ऐसे कैसे काम करेगा, बेस, तो CH3O नेगेटिव यहाँ से H लेगा और H लेके जैसे यहाँ से H लिया तो ये Br आउट हो जाएगा और ये क्या बना देगा, बताइए क्विकली। H पॉजिटिव लिया है तो बॉन्ड यहाँ आएगा और ये Br आउट हो गया, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 2 मिथाइल प्रोपीन बन गया, NaBr और CH3OH। इट इज बिकॉज एल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल, ये तो बेस भी हो सकते हैं बट स्ट्रॉन्ग बेसिस एज वेल। फिनॉल्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू ईथर्स बाय दिस मेथड, और इस मेथड में फिनॉल इज यूज्ड एज द फिनॉक्साइड मोइटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर देखें ईथर की, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो ईथर में वो पोलर है और 10 ईथर्स हैव ए नेट डायपोल मोमेंट। जो वीक पोलरिटी है ईथर्स की डू नॉट एप्रिशिएबली अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स विच आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ एल्केन्स। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नियरली एल्केन्स के कंपेरेबली होगा, बट हल्का सा उनसे ज्यादा होगा, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अगर हम जैसे फॉर्मूला से कंपेयर करें, ये हमारा एन पेंटेन, ये हमारा इथॉक्सीथेन और ये हमारा ब्यूटेन वनोल, तो एक हमने लिया यहाँ पे हाइड्रोकार्बन एल्केन 309.1 उसका बॉइलिंग पॉइंट है केल्विन में। C2H5 OC2H5 नियरली सेम मॉलिक्यूलर मास है, इथॉक्सीथेन लिया 307 हो गया, नियरली सेम बॉइलिंग पॉइंट है। बट अगर वहीं पे नियरली सेम मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल को लेते हैं 4 कार्बन के ब्यूटेन वनोल को, तो 390 बॉइलिंग पॉइंट है उसका, 390 केल्विन। अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और ईथर में आप देख सकते हैं ईथर और हाइड्रोकार्बन का नियरली सेम है। लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड ईथर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। मिसिबिलिटी ऑफ ईथर्स विद वाटर रिसेंबल्स दोज ऑफ अल्कोहल्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर मास, बट जैसे जैसे आर ग्रुप इंक्रीज होता रहेगा इसका साइज, वैसे वैसे मिसिबिलिटी कम होती रहेगी, क्योंकि लाइक अल्कोहल्स ऑक्सीजन ऑफ ईथर कैन आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल, जैसा कि आप केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं। क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर्स जो होगी, ईथर्स जो होंगे वो लीस्ट एक्टिव होंगे फंक्शनल ग्रुप,
क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर टेक्स प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। जैसे आप HI हम जनरली यूज करते हैं यहाँ पे। जैसे आप देखेंगे ROH प्लस HX गिव्स RX प्लस H2। ROR पहले ही हमने ईथर लिया, HX के साथ रिएक्शन कराई, क्या बन गया RX, बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक तरफ H और एक तरफ X। फिर ROH जो बना अगर एक्सेस है तो फिर से वो RX दे देगा, मतलब दोनों आपको क्या मिल जाएंगे एल्काइल हैलाइड। एल्काइल अराइल ईथर आर क्लीव्ड एट एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। जब एल्काइल और एक अराइल है तो जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो एल्काइल और ऑक्सीजन का, अगर ROAR है तो RO वाला बॉन्ड क्लीव होगा एल्काइल ऑक्सीजन ड्यू टू मोर स्टेबल अराइल ऑक्सीजन बॉन्ड, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए बेंजीन पर OR, अगर मान लीजिए RCH3 है तो इसको हम क्या बोलेंगे एनिसोल। तो बॉन्ड कौन सा क्लीवेज होगा, ये वाला। तो यहाँ हमेशा क्या बनेगा आपका H और यहाँ X, क्योंकि पहले तो क्या होना प्रोटोनेशन, ये बॉन्ड क्लीव हो और CH3 जुड़ गया, तो बेंजीन पर क्या आ गया OH HX। जब हमने यूज किया तो बेंजीन पर OH मतलब फिनॉल एंड एल्काइल हैलाइड एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड वो कुछ इस तरीके से रहेगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी HI, उससे कम HBr और उससे कम HCl। क्लीवेज ईथर की टेक्स प्लेस विद कॉन्सेंट्रेटेड HI और HBr हाई टेम्परेचर पर। Reaction of an ether with concentrated HI starts with protonation of ether molecule। स्टेप 1 समझते हैं वो प्रोटोनेशन का। पहला स्टेप है CH3O CH2CH3, ये हमने लिया, ये मिथाइल ये इथाइल, तो इथाइल मिथाइल ईथर HI, H ले लिया H पॉजिटिव की फॉर्म में, ये हो गया प्रोटोनेशन, I नेगेटिव आ गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा, रिएक्शन टेक्स प्लेस विद HBr और HI बिकॉज दीज रिएजेंट्स आर सफिशिएंटली एसिडिक। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा और एसिडिटी बढ़ेगी। स्टेप 2 में क्या होना चाहिए, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एक तरीके से। तो आयोडाइड इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, इट अटैक्स द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ध्यान रखना SN2 टाइप का मैकेनिज्म फॉलो करना है। तो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑफ द ऑक्सोनियम आयन फॉर्म्ड इन स्टेप 1, ये बन गया ऑक्सोनियम आयन। अब लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को ढूंढ के अटैक कर दीजिए एंड डिस्प्लेसेस एन अल्कोहल मॉलिक्यूल बाय SN2 मैकेनिज्म। In the cleavage of mixed ethers with two different alkyl groups, alcohol and alkyl iodide form depend on the nature of alkyl groups। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी alkyl groups प्रेजेंट हैं तो लोअर alkyl ग्रुप जो होगा वो alkyl iodide बनाएगा, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म लेस हिंडर्ड की तरफ से अटैक होना है। वो आप देख सकते हैं उसी पर्टिकुलर ऑक्सोनियम आयन में यहां से अटैक होगा एल्काइल, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप ही है। तो आप क्या याद रखेंगे CH3O CH2CH3। ध्यान रखनी अगर दो आप ये कहेंगे अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है तो उस वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करिए जो छोटी, जहां पर ऑक्सीजन छोटी चेन के साथ अटैच्ड है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, यहाँ I और यहाँ H। तो I उसके साथ जाएगा जो छोटी चेन है, तो बन जाएगा CH3I और CH3CH2OH। आप देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड मैकेनिज्म है, I जुड़ रहा है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, I जुड़ जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, ध्यान रखना। जब HI एक्सेस में लिया जाएगा तो CH3CH2OH को भी रिप्लेस करके क्या बना देंगे हम, सेम CH3CH2I, तो दो एल्काइल हाइड्राइड आपको बन जाएंगे। तो इथेनॉल भी कन्वर्ट हो जाएगा विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HI एंड इथाइल आयोडाइड बना देगा। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, अगर एक्सेस ऑफ HI है तो इसने फिर से प्रोटोनेशन कर लिया और I नेगेटिव ने इस कार्बन पर, लेस हिंडर्ड कार्बन पर आप देख सकते हैं ये CH2, I नेगेटिव ने इस पर अटैक किया और ये यहाँ से निकल गया लीविंग ग्रुप, तो CH3CH2I बन गया। When one of the alkyl group is tertiary group, the halide formed is a tertiary halide। जब भी एक टर्शरी टाइप का ग्रुप होगा तो हमेशा I टर्शरी के साथ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे CH3 होल थ्राइस COCH3। अब इधर से तो अटैक होगा नहीं, जैसे प्रोटोनेशन हुआ तो कैसे ब्रेकिंग होगी, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। जब भी टर्शरी ग्रुप अटैच्ड है तो H यहाँ और I यहाँ, ये ध्यान रखें। क्योंकि स्टेप 2 में जब देखेंगे तो डिपार्चर ऑफ द लीविंग ग्रुप CH3OH क्रिएट्स ए मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, और टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है और SN1 मैकेनिज्म वहां पे फॉलो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ ऑक्सोनियम आयन बनेगा, CH3OH निकलने के बाद फिर I नेगेटिव इस पर अटैक कर देगा। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 1 हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन और स्टेप 2 हो गया आपका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN1 मैकेनिज्म में यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दो स्टेप में होती है। एनिसोल अगर लेते हैं तो मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन, एनिसोल क्या होता है बेंजीन पर O और CH3,
अगर एनिसोल अगर हम लेते हैं तो क्या होगा आप बताइए? एनिसोल लेने पे हमारा ऑक्सोनियम आयन बनेगा मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन। अगर मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन बनता है बाय प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, तो बॉन्ड जो टूटेगा वो सी बॉन्ड बिटवीन OCH3 वीकर देन द बॉन्ड बिटवीन OC6H5, तो ये वाला बॉन्ड टूटना चाहिए। बिकॉज द कार्बन ऑफ फिनाइल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, देन देयर इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो अटैक जो होगा आई नेगेटिव का वो कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेगा? OCH3 बॉन्ड को, और हमेशा क्या बनेगा? CH3I। तो जब भी आपका मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम बने मतलब एनिसोल टाइप के केस में, तो बेंजीन पर OH आएगा और जो एल्काइल ग्रुप होगा उस पर I आएगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो एल्कोक्सी ग्रुप है OR, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेट करता है एरोमेटिक रिंग को टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द सेम वे जैसे कि फिनॉल में होता है। हैलोजिनेशन समझते हैं। बेंजीन पर OCH3 है तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। Br2 आया निथेनोइक एसिड मतलब पोलर मीडियम, तो ऑर्थो और पैरा पर प्रोडक्ट आ गए, पैरा ब्रोमोएनिसोल और एक बन गया ऑर्थो ब्रोमोएनिसोल, पैरा वाला मेजर ऑर्थो वाला माइनर। फ्रीडल क्राफ्ट में भी क्या होगा? ये एनिसोल फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइलेशन में क्या होता है? RCl, यहाँ पर लिया CH3Cl तो CH3 जुड़ गया, एनहाइड्रस AlCl3 CH2 ले लेते हैं, एक लुईस एसिड लेते हैं, और तो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, पैरा वाला मेजर होगा। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में यहाँ पर RCOCl एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन किया जाता है, तो ये बन गया COR और COR, जिसको COCH3 R की जगह CH3 लिया गया। वही सेम, बस RCl को RCOCl से रिप्लेस किया गया है, बाकी लुईस एसिड लेना ही लेना है, पैरा वाला मेजर और ऑर्थो वाला माइनर। नाइट्रेशन नाइट्रेटिंग मिक्सचर का यूज करेंगे, तो बेंजीन पर OCH3 जिसको हम एनिसोल बोलते हैं, जब नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो कि हमारा होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ध्यान रखना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पर एसिड की तरह काम करेगा और HNO3 H पॉजिटिव लेगा। क्लियर? तो यहाँ पर फिर HNO3 H पॉजिटिव लेके फिर ब्रेक डाउन होकर NO2 पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, वो ऑर्थो और पैरा पर अटैच हो जाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू यहाँ पर दो प्रोडक्ट आएंगे, मेजर और माइनर, पैरा वाला मेजर और ऑर्थो वाला माइनर। टेस्ट देख लेते हैं फिर फिनॉल के, डिस्टिंग्विश के लिए इंपॉर्टेंट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फिनॉल की रिएक्शन जब आप न्यूट्रल FeCl3 के साथ करेंगे, ये सॉल्यूशन जो हम लेंगे वो कौन सा लेंगे? न्यूट्रल FeCl3। न्यूट्रल FeCl3 के साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वॉयलेट कलर के, वॉयलेट कलर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? फिनॉल प्रेजेंट है, जबकि अल्कोहल के साथ वॉयलेट कलर नहीं आएगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, फिनॉल की रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे तो व्हाइट कर्डी PPT आ जाएंगे, इसका मतलब फिनॉल है, अल्कोहल के साथ नहीं आएंगे। फिनोप्थिलीन टेस्ट करेंगे क्योंकि फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, तो फिनॉल प्लस थैलिक एनाइड्राइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस बेस, तो पिंक कलर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। जब फिनॉल प्लस थैलिक एनाइड्राइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये फिनोप्थिलीन प्लस NaOH बेस के साथ रिएक्शन करी, हीट करने पर पिंक कलर आ जाएगा। पिंक कलर आने का मतलब है फिनॉल प्रेजेंट है। एक होता है परऑक्साइड टेस्ट, परऑक्साइड टेस्ट में रेड कलर कंफर्म करेगा कि परऑक्साइड प्रेजेंस है। Fe2 पॉजिटिव की रिएक्शन परऑक्साइड के साथ करी, Fe3 पॉजिटिव बन गया और 3KCNS के साथ करने पर रेड कलर आ गया, तो इसका मतलब परऑक्साइड वहां पर प्रेजेंट है। रिएक्शन ऑफ ईथर विद HX हम करें जो अभी हम करते हुए आए HI इनके साथ, तो आप क्या देखेंगे? जैसे मैंने लिया वही इथाइल मिथाइल ईथर, HX के साथ करने पर क्या प्रोडक्ट आ रहा है? आपका दो प्रोडक्ट आएंगे, एक आएगा आपका CH3X और एक आएगा C2H5। यहाँ पर क्या आएगा? CH3X और C2H5OH। अगर हम अनसिमेट्रिकल ईथर लेते हैं विद कोल्ड HX, देन स्मॉलर एल्काइल ग्रुप्स फॉर्म एल्काइल, तो हमेशा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर I और इधर H आएगा। स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ एल्काइल हैलाइड बनेगा, ध्यान रखना है। अगर हम सिमेट्रिकल ईथर ले लेते हैं फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, हॉट ले लिया तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका? ये प्रोडक्ट है 2CH3, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनको, CH3 CH2X। अब क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल ईथर है, तो दो मॉलिक्यूल इसके बन जाएंगे। एक आ जाता है विक्टर मेयर टेस्ट। ये टेस्ट जो है किस पर बेस है? थ्री टाइप्स पर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी पर, ऑफ नाइट्रो एल्केन्स जो फॉर्म्ड होते हैं अल्कोहल से, मतलब अल्कोहल के लिए यूज करते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। रिएक्ट डिफरेंटली विद नाइट्रस एसिड फॉलोड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी टाइप के नाइट्रोएल्केन जब बनेंगे CH3 CH2 NO2 जो कि अल्कोहल से बनेंगे, प्राइमरी अल्कोहल से, तो होनो के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ मिल जाता है नाइट्रोलिक एसिड ब्लू कलर का, और बेस में जाने पर ये सोडियम नाइट्रोलेट बना लेता है रेड कलर का। जबकि अगर आपने यहाँ पर लिया सेकेंडरी टाइप के नाइट्रोएल्केन जो कि सेकेंडरी अल्कोहल से बनेंगे, होनो में जाने पर ये बनाएंगे सूडो नाइट्रोल ब्लू कलर का, बट बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। और टर्सरी नाइट्रोएल्केन बेस के साथ रिएक्शन ना करके नो कलर। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को हम विक्टर मेयर टेस्ट की हेल्प से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपके फिनोप्थलीन टेस्ट, लिटमस टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, लूकास टेस्ट, ये कुछ टेस्ट हैं जो अल्कोहल फिनॉल को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस सेशन में काफी सारी ट्रिक्स बताई, काफी सारी आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताई। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अल्कोहल फिनॉल ईथर के नीट के क्वेश्चंस। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे अल्कोहल फिनॉल ईथर के नीट PYQs। तो हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। मैं बार बार आपसे यही बात कह रहा हूँ कि लूकास टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद लूकास रिएजेंट। कौन सबसे पहले रिएक्ट करेगा? जो कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होगा। कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। क्विकली एवरीवन, सभी इसका आंसर करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ABCD आप देख सकते हैं, ए में प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 चेन्स अटैच्ड है, सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल, और यहाँ आप देख सकते हैं टर्सरी अल्कोहल। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद लूकास रिएजेंट? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो करेक्ट आंसर डेफिनेटली क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि ये कैसा है? टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाएगा। और टर्शरी कार्बोकेटाइन के साथ आपको पता ही है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी को डिस्टिंग्विश करने में हम काम लेते हैं लूकास रिएजेंट का। टर्शरी कार्बोकेटाइन के साथ क्या होगा? टर्शरी कार्बोकेटाइन के साथ मैं कहूँगा टर्शरी अल्कोहल के साथ जो PPT आएंगे वो इंस्टेंटेनियसली आ जाएंगे रूम टेम्परेचर पे। बट सेकेंडरी अगर अल्कोहल है तो उस केस में जो PPT आते हैं वो इमीडिएटली नहीं आते, कुछ टाइम बाद आते हैं, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। बट प्राइमरी अल्कोहल के केस में नो PPT विल फॉर्म, नो टर्बिडिटी विल अपीयर। किस केस में? प्राइमरी के केस में एट रूम टेम्परेचर पर बात हो रही है, ध्यान रखना। वेरी गुड, आप सभी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं। करेक्ट आंसर डेफिनेटली डी होगा, जो कि हमारा क्या है? ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। क्या बोलेंगे इसको हम? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये कार्बन पर 3 CH3 और OH अटैच है, इसको हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो IUPAC नेम भी हमें आना चाहिए, तो कैसे नेमिंग करेंगे? 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल। सॉल्यूशन देख लेते हैं। रिएक्शन जो अल्कोहल की होगी लूकास रिएजेंट के साथ। लूकास रिएजेंट क्या होता है? कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज लूकास रिएजेंट? चूज द करेक्ट वन। एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो टर्शरी टाइप का जो अल्कोहल होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, तो वो इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट कर लेगा लूकास रिएजेंट के साथ और टर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर हो जाएगी। ये रहा आपका क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P। अब इसमें प्रोडक्ट P आइडेंटिफाई करना है। क्विकली सभी आंसर करिए चैट बॉक्स में, एक्टिव रहिए। अभी क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। हमने थ्योरी में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए, हमें ये समझ में आ गया एग्जैक्टली कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लिख के दिखा दिया था कि क्वेश्चंस कहाँ से इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। देखो वही पूछा गया है। यहाँ पे एक HBr के साथ रिएक्शन करी गई है, तो CH3 CH CH3 CH पर OH CH3 3 मिथाइल ब्यूटेन टूओल की रिएक्शन HBr के साथ करके प्रोडक्ट P पूछा हुआ है। तो पहले क्या होगा? प्रोटोनेशन, फिर अटैक हो जाएगा। SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, बट समझने वाली बात यह कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। यहाँ पर शिफ्टिंग भी होती है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, इनका भी हमें ध्यान रखना है। तो जब हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो क्या होना चाहिए? H पॉजिटिव जैसे यहाँ आया तो वाटर ने OH2 पॉजिटिव बना लेगा, और एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा, यहाँ आ गया पॉजिटिव। अब ये कैसा कार्बोकेटाइन बना? सेकेंडरी, तो शिफ्टिंग हो जाएगी 1 से लेके 2 पे। ये मिथाइल यहाँ चला जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3CH। किसकी शिफ्टिंग हो जाएगी? यहाँ से हाइड्राइड की, मिथाइल की नहीं, हाइड्राइड की। यहाँ से H को शिफ्ट कर दो, तो CH3, C पर CH3, H को कर दिया शिफ्ट, तो क्या आ गया यहाँ पर? CH2 CH3 पॉजिटिव। और ये हो गया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद टर्शरी कार्बोकेटाइन जो कि ज्यादा स्टेबल है, तो अब Br नेगेटिव इस पे अटैक करेगा। SN1 मैकेनिज्म है, तो प्रोडक्ट A बनना चाहिए।
तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं। डेफिनेटली क्या होगा, ऑप्शन ए CH3, सी पर Br, CH3, CH2, CH3। क्या नाम होना चाहिए, आईयूपैक नेम आप सभी को पता रहना चाहिए, साथ में अगर कॉमन भी पता रहेगी तो वेल एंड गुड। एनसीईआरटी से अलग कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपका, आप आराम से नीट को क्रैक कर सकते हैं एनसीईआरटी को रीड करके, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझ के, हमारी क्लासेस को अटेंड करके। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, 2 मिथाइल ब्यूटेन, देखो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम हो गया। सॉल्यूशन से समझते हैं, CH3 वही हुआ है, प्रोटोनेशन हुआ पहले स्टेप में, ये बना लीविंग ग्रुप, वाटर निकल गया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया जो कि कम स्टेबल है। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हुई, हाइड्राइड शिफ्ट 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, टर्शरी कार्बोकेटाइन बना, Br नेगेटिव ने अटैक किया और क्या बन गया, CH3, C पर CH3, Br, CH2, CH3। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट आते हैं। Which among us the following will be the most readily dehydrated under acidic condition? कौन सा सबसे इजीली डिहाइड्रेटेड होगा, मैंने आपको ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर भी बताया था, बस वो ध्यान रखना है। बस यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और ये बाकी चेन है ही, ठीक है। इस केस में कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इसमें भी विड्रॉइंग है और इसमें भी विड्रॉइंग है। अब ध्यान रखना है, इसमें ये मोनोहाइड्रोक्सी, ये डाईहाइड्रोक्सी, ये डाईहाइड्रोक्सी और ये मोनोहाइड्रोक्सी। मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड कौन सा होगा, एसिडिक कंडीशंस में बात हो रही है, तो क्या आना चाहिए करेक्ट आंसर, डेफिनेटली ऑप्शन बी। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, देखो डिहाइड्रेशन करना है मतलब वाटर का रिमूवल, सॉल्यूशन से समझते हैं। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ लॉन पे ने H पॉजिटिव लिया, वाटर बनाया, वाटर को रिमूव हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना, H इधर गया, इसको स्टेबल किया मतलब डबल बॉन्ड आ गया, फिर से वाटर का क्या हुआ, वाटर बना मतलब एक तरीके से प्रोटोनेट करके वाटर रिलीज हुआ, यहाँ से H ने अपना बॉन्ड दिया और क्या बन गया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, H ने अपना बॉन्ड दिया तो क्या बन गया, ये कॉन्जुगेशन में आ गया बॉन्ड। ये देखो इस तरीके से, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो जो सबसे रेडिली डिहाइड्रेटेड होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी, जिसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, जिसमें क्या है 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है प्रेजेंट। ये आपका डिहाइड्रेशन का ऑर्डर हो गया। इस तरीके से हमें चीजों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया, पढ़े ध्यान से स्टेटमेंट। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है लूकास टेस्ट में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। इसे हम कहते हैं लूकास रीजन। क्या ये सही बात है, आपको बतानी है। स्टेटमेंट 2, प्राइमरी अल्कोहल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और इमीडिएटली टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर देते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे हम लूकास रीजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताइए अप्रोप्रिएट आंसर। देखो पहली बात तो बिल्कुल ठीक है, ये यूज किया जाता है, ट्रू, बट दूसरी बात तो बिल्कुल गलत है। टर्शरी ज्यादा स्टेबल है, टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, टर्शरी अल्कोहल्स मोस्ट रिएक्टिव होंगे, तो ये बात फॉल्स हो गई। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है और स्टेटमेंट 2 आपकी फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू किस में है, ऑप्शन बी में। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। गुड ट्राई एवरीवन, ट्राई करते रहिए, ऑप्शंस का ऑप्शन को चूज करते रहिए, सभी एक्टिव रहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर आया ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लूकास टेस्ट को हम यूज करते हैं जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश किया जाता है। प्राइमरी अल्कोहल्स रूम टेम्परेचर पर कोई टर्बिडिटी नहीं देते, कोई पीपीटी नहीं बनते, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल में पीपीटी बनेंगे, टर्बिडिटी आएगी कुछ मिनट्स बाद, मतलब 5 to 10 मिनट्स बाद रूम टेम्परेचर पर। टर्शरी के केस में टर्शरी कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाएगी, इंस्टेंटेनियसली वहां पर व्हाइट पीपीटी आ जाते हैं। इसका मतलब लूकास रीजेंट को हम यूज करते हैं। तो टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव हुए, प्राइमरी कम रिएक्टिव हुए। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने में कई बार हम मिस्टेक्स कर देते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट्स हमें मोस्टली आते हैं, बट अगर हम क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर रहे हैं तो हम आंसर गलत चूज कर देते हैं। सॉल्यूशन देखिए, लूकास टेस्ट को यूज किया जाता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ बार बार, कुछ टाइम बाद इंस्टेंटेनियसली या बनते ही नहीं है, वो चीजें ध्यान देनी है। मैंने कहा आपसे आज की क्लास में या जो भी हम क्लासेस ले रहे हैं उनमें हमें वर्ड्स को भी ध्यान से सुनना है,
सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम एनसीईआरटी का एक-एक वर्ड पढ़ लेते हैं, एक-एक लाइन समझ लेते हैं, उसका मीनिंग समझ लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट का यूज़ समझ लेते हैं, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ। क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट्स पता हैं, हमें उनका मीनिंग पता है, हमें लूकास टेस्ट पता है, हमें विक्टर मेयर टेस्ट पता है, हमें पता है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल लूकास के साथ किस तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है? तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं रिएक्शन की फॉर्म में प्राइमरी अल्कोहल लिया, टर्बिडिटी इन 30 मिनट्स। मैं तो कहूँगा टर्बिडिटी अपीयर ही नहीं होती बहुत देर तक एट रूम टेम्परेचर, राइट? सेकेंडरी अल्कोहल टर्बिडिटी इन 5 to 10 मिनट्स। टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएटली टर्बिडिटी अपीयर्स। क्यों? जैसे यहाँ से प्रोटोनेशन होके ये निकला वाटर, तो यहाँ पर टर्शियरी कार्बोकैटायन बन गया जो कि मोस्ट स्टेबल है अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म। आप सभी ने पढ़ रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर से स्टेटमेंट ध्यान से रीड करिए। स्टेटमेंट रीड करते टाइम ही दिमाग को इतना एक्टिव रखिए कि वो क्वेश्चन हमारे समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल। कहीं भी नाइट्रो लगा लीजिए, मोनो सब्सटीट्यूट ये फिनॉल हो गया, मान लीजिए पैरा पर नाइट्रो लगा दिया और एक सिंपल फिनॉल हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। कह रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है इससे। बिल्कुल ठीक बात है भाई। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, जिस वजह से OH बॉन्ड की पोलरिटी को इंक्रीज करेगा और HH जल्दी से रिलीज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 कह रही है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अगर मैं ये इसी NO2 को ऑर्थो पे लगा दूं और मेटा पे और पैरा पे, विल हैव द सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑर्थो पैरा पर रेजोनेंस भी काम करता है बट मेटा पे नहीं करता, एज दे हैव वन नाइट्रो ग्रुप अटैच टू द फिनॉल लिख रहे हैं। तो आई थिंक स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो गई, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो गई। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम उसका आंसर कर सकते हैं। अप्रोच आपको लगानी है अच्छे से, ध्यान रखनी है सारी चीजें। चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 कैसी है? स्टेटमेंट 1 है आपकी करेक्ट और स्टेटमेंट 2 है इनकरेक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, जैसे यहाँ पे NO2 अटैच्ड है, वो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करते हैं। आप ना बहुत सिंपल तरीके से याद रखिए। अब मान लीजिए आप हो और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब इलेक्ट्रॉन मत समझिए, पैसे समझिए। अगर यहाँ पर कोई ग्रुप है, ठीक है, मान लीजिए ये जो रिंग है ये आप हो और यहाँ पर एक ग्रुप है जो क्या कर रहा है, आपसे पैसे खींच रहा है। पैसे खींच रहा है तो आपको भी तो पैसे चाहिए, आप ऊपर से पैसे लेने स्टार्ट कर देते हो। अगर आपने ऊपर से पैसे लिए ऑक्शन से, ऑक्शन को भी पैसे चाहिए, सबको चाहिए पैसे। तो ऑक्शन ने पैसे क्या करे, खींचने स्टार्ट की किससे? एच से, और बॉन्ड वीक हो गया और एच निकल गया। मतलब अगर यहाँ NO2 अटैच्ड है जो इस बॉन्ड को वीक कर रहा है, जो एच पॉजिटिव रिलीज होने की टेंडेंसी को इंक्रीज कर रहा है, जो ईज ऑफ रिलीज ऑफ एच पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा? जल्दी से रिलीज होगा, ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। जितनी जल्दी एच पॉजिटिव रिलीज होगा ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। दूसरा आप समझ सकते हैं किसी भी एसिड के केस में, जैसे मान लीजिए HA आपने लिया, अगर आपने रिलीज किया एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव, तो बनने वाला ये कॉन्जुगेट आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये सारी बातें हमें माइंड में रखनी है। अब अगर तीनों अल्कोहल को लेते हो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल, तो ये तो हो गया फिनॉल। ऑर्थो के केस में यहाँ पर अटैच्ड है, मेटा के केस में यहाँ पर अटैच्ड होगा जहाँ पर रेजोनेंस काम नहीं करता, और पैरा के केस में यहाँ पर अटैच्ड होगा। तो ध्यान देना है इन सभी चीज़ों पे। यहाँ पर -R और -I दोनों लगेंगे ऑर्थो और पैरा के केस में, बट NO2 मेटा के केस में सिर्फ -I लगेगा। तो ऑर्डर जो होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का वो क्या होगा? देखिए आप देख सकते हैं -M लगेगा इसमें, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, उसके बाद ऑर्थो हो गया। फिर इसमें सिर्फ -I लग रहा है, मेटा हो गया, और सबसे कम फिनॉल का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए कितना मुश्किल क्वेश्चन आ गया। क्या आपको मुश्किल लग रहा है? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है आईयूपीएक नेम। मैं बार-बार वही बात कह रहा हूँ। आईयूपीएक नेम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री ने जो अपने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना आना चाहिए। अब उसने कहा एसीटोन, तो कॉमन नेम भी पता होने चाहिए। इसीलिए तो कह रहा हूँ, कॉम एसीटोन होता है नेल पेंट रिमूवर में यूज। ये सबसे सिंपलेस्ट कीटोन है। इसका क्या नाम है? देखिए इसका क्या नाम है? प्रोपेनोन। आईपीएक नेम क्या है? प्रोपेनोन। अब प्रोपेन 2 ओन क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि सिंपलेस्ट है। 2 लगाओ मत लगाओ, 1 ओन तो होगा नहीं कभी। पहली रिएक्शन, अब ये कीटोन है, इसको ऐसे लिख लीजिए जैसे हमने पढ़ के आए हैं। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। रिएक्शन हुई है ग्रिग्नार्ड एजेंट पहले स्टेप में, C2H5 MgBr। आप मुझे बताइए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। क्विकली आप देख सकते हैं
ये इस पे अटैक करेगा कार्बन पर, इतना दूर नहीं, इस कार्बन पर, ये इस पर अटैक करेगा, ये इधर जाएगा। और फिर सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो रही है। अच्छा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप कीटोन लेते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। मैं क्यों जाऊं प्रोडक्ट पे, मैं क्यों करूं कुछ काम, पहले मैं रिएक्टेंट्स इन ऑप्शंस को भी, दो तरह की टेक्निक होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। या तो आपको कॉन्सेप्ट आते हो, या आपको कॉन्सेप्ट प्लस एलिमिनेशन मेथड। अब मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। पेंटेन 2 ओल, पेंटेन 3 ओल। मुझे ये पता है अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड यूज करता हूँ और ये रिएजेंट यूज करूंगा जो लिखे हुए हैं 1 और 2 में, तो मुझे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। एल्डिहाइड के साथ मुझे सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन के साथ मुझे टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। अब मैं इसी टेक्निक का यूज करते हुए और अपने कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए ऑप्शंस को एलिमिनेट करता हूँ। पेंटेन 2 ओल आप बना लीजिए, 1 2 3 4 5, 2 पे ओल, ये हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। अगर ओल 3 पे भी होगा तब भी आपका सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, मतलब ऑप्शन सी डी एलिमिनेट हो गई। टाइम नहीं लगाना, रिएक्शंस नहीं लिख लिख के देखनी, टाइम नहीं लगाना। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल और 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, जरा देख लेते हैं। 1 2 3, ये तो हो गया। 2 पे लगा दिया मिथाइल और 2 पे लगा दिया OH, ये टर्सरी अल्कोहल है, ये ऑप्शन पॉसिबल है। अच्छा देख लेते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल और ब्यूट एन 2 ओल, ये भी पॉसिबल है, बट इसमें 4 कार्बन है। अब आप और भी यूज कर सकते हो माइंड को। इसमें टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और इसमें टोटल 4, बट रिएक्टेंट्स में आप देखेंगे 1 2 3 और 2 यहाँ से आ जाएंगे 5। तो डेफिनेटली ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी भी नहीं होना चाहिए। यूज कर सकते हैं ना हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, तो क्यों यूज नहीं करते हैं, हमें यूज करना है, इसी चीज का ध्यान रखना है। ये टाइम सेविंग टेक्निक्स हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम में हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सी अप्रोच लगानी है। मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ बार बार कि हम कॉन्सेप्ट तो मोस्टली बच्चों को आते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को आते हैं जो एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, बट प्रॉब्लम आती है कि आप टाइम सेविंग टेक्निक, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, या कौन सी टेक्निक का यूज कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक तो है आप पूरा सॉल्व कर रहे हैं, 5 मार्क्स का तो मतलब सब्जेक्टिव तो है नहीं एग्जाम, ऑब्जेक्टिव है ना। टिक करना है आपको, अगर आपको पता है ऑप्शन आ गया है तो कोई टीचर तो नहीं आ रहा वहाँ चेक करने, आपको सिर्फ ऑप्शन को टिक करते हुए आगे बढ़ना है। तो बट उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस आना जरूरी है कि हाँ यही ऑप्शन होगा। ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से रॉन्ग आंसर निकाल लें। ये चीज भी ध्यान रखनी है इस चीज के साथ, तो डिस्क्लेमर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए। देख लेते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉल्यूशन से समझते हैं। ये सॉल्यूशन जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप सभी के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि कहीं किसी को डाउट रह जाता तो वो आप देख सकते हैं। रिएक्शन, ये हमारा एसीटोन हो गया जिसको हम प्रोपेनोन बोल सकते हैं, C2H5 MgBr, जो ये पॉजिटिव आएगा ये Mg के ऊपर है, ठीक है। C2H5 नेगेटिव हो गया, R नेगेटिव अटैक किया, ये ऊपर गया, ये बन गया CH3, C पर OMgBr, ये C2H5 नीचे CH3। हाइड्रोलिसिस करी सेकंड स्टेप में और प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3, C पर OH, CH2 CH3, ये जुड़ गया R और OH हो गया। भाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, यही तो बताया हमने, यहाँ पर H और यहाँ पे OH और Mg OH भी यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये बन गया आपका टर्सरी टाइप का अल्कोहल, 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए एवरीवन क्विकली। एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI, ईथर का क्वेश्चन है। अभी अभी थोड़ी देर पहले ईथर पढ़ा था और ये भी बताया था कि एनिसोल जब आता है, जब भी इस टाइप का ऑक्सोनियम, एंड ये तो फिनॉल है, और एनिसोल क्या होता है, बेंजीन पर OCH3, जब ये प्रोटोनेट होगा तो ये बनाएगा OH पॉजिटिव। जब भी इस टाइप का ऑक्सोनियम आयन बने तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। अब आई नेगेटिव कहाँ से अटैक करना चाहिए, तो ध्यान रखना है आई नेगेटिव हमेशा, क्योंकि अगर ये बॉन्ड में ब्रेक करता हूं तो यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा, फिनाइल कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल, तो हमेशा यहाँ पर एल्काइल ग्रुप वाला बॉन्ड ही ब्रेक होगा, ध्यान रखना है। तो फिनॉल ही हमेशा प्रोडक्ट आएगा एनिसोल के केस में, तो फिनॉल एक प्रोडक्ट होगा। फिनॉल इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, डी में है और बी में है। अब देखिए, अब एनिसोल पता रहना चाहिए, कॉमन नेम है मिथाइल फिनाइल ईथर का, कॉमन नेम क्या है, एनिसोल, या इसका नाम क्या हो गया, मिथॉक्सीबेंजीन। किसी भी तरीके से वो बोल सकता है मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथॉक्सीबेंजीन या एनिसोल। उसने एनिसोल दे दिया जो कि बहुत बार बोला जाता है। फिनिटोल भी बोल सकता है, अगर यहाँ C2H5 हो जाता तो उसे फिनिटोल बोल देते हैं, ठीक है। बट C2H5 आई कैसे आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन टी।
तभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से अपनी नोटबुक के साथ हैंडी रहिए और क्वेश्चंस को समझते रहिए, अटेम्प्ट करते रहिए। तो एनिसोल जब क्लीवेज करेगा एचआई के साथ तो करेक्ट आंसर आएगा डेफिनेटली ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्या आएगा? डेफिनेटली ऑप्शन डी, फिनॉल प्लस CH3I, जिसको हम क्या कहेंगे? आयोडोमिथेन या मिथाइल आयोडाइड। क्या मैंने अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन किया है जो हमने अभी थ्योरी सेशन में अटेम्प्ट नहीं किया, थ्योरी सेशन में जिसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था? नहीं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट वहीं से हैं। कहाँ से? एनसीईआरटी से। घूम फिर के हमें कहाँ आना है? एनसीईआरटी पे। तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड कर लीजिए, एक एक वर्ड का मतलब समझ लीजिए, वहीं से क्वेश्चन आना है। देखिए क्या हुआ है, H पॉजिटिव लिया, H पॉजिटिव लिया तो क्या बन गया? ऑक्सोनियम आयन। और I नेगेटिव ने अटैक किया, SN2 टाइप का है, लेस हिंडर्ड साइड से अटैक होगा और फेनॉल प्लस CH3I बन जाएगा। क्यों हम मैकेनिज्म पढ़े? अगर हमें कॉन्सेप्ट्स पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट इज, तो जो बहुत डिफिकल्ट है जिसको प्रोटोनेट करना, H पॉजिटिव लाना जिसके पास, मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट कौन सा होगा? क्विकली इसका आंसर देख लेते हैं, वही कॉन्सेप्ट है बार बार घूम के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? PHOH, क्योंकि जिसको प्रोटोनेट करना मुश्किल है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। रीजन क्या है? देखिए बेंजीन पर OH, ये क्या है हमारा? फिनॉल। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन एटम पर प्रेजेंट है। किसमें इन्वॉल्व है? डीलोकेलाइजेशन में। अब मैं कह रहा हूं आपको जाना है अपने फ्रेंड के घर, उसको लेके जाना है, और आपके दो फ्रेंड हैं। एक फ्रेंड तो जनरली घर पे ही रहता है, बट एक फ्रेंड बिजी रहता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। अब आप इस फ्रेंड के ए के घर गए और आपने कहा चल मेरे साथ, वो चल दिया तुरंत। बट आप बी के घर गए तो बी वहां मिला ही नहीं। अगर वो अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ लोन पेयर अगर अवेलेबल ही नहीं होंगे, वो बिजी होंगे कॉन्जुगेशन में, वो डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज नहीं है। अगर वो बिजी है तो वो अवेलेबल नहीं होंगे और H पॉजिटिव वहीं खड़ा रहेगा। कैसे प्रोटोनेट हो जाएगा प्रूफ? समझ रहे हो? फुल टाइम अवेलेबल नहीं है। therefore it is most difficult to protonate the phenol among as the given compounds due to less availability of electrons। कोई कॉन्सेप्ट बाहर गया नहीं, वहीं से घूम फिर के आ रही सारी बातें। ये देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। कोई कंपाउंड ए है, इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते फ्लो चार्ट बना लेना है। ए ने रिएक्शन करी Na के साथ। अब देखिए अभी तो मेरे दिमाग में है कि हम अल्कोहल फिनॉल ईथर कर रहे हैं, तो जैसे ही मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो मतलब इसके एसिडिक स्ट्रेंथ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बी मिल गया, बी ने रिएक्शन करी PCl5 के साथ और हमें सी मिल गया। बी और सी ने फिर टुगेदर रिएक्शन कर ली और हमें मिल गया डाई इथाइल ईथर। हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो C2H5O C2H5 मिल गया अगर हमें बी और सी ने, तो इसका मतलब एक तो RX है और एक RO नेगेटिव Na पॉजिटिव है। अगर एक RO नेगेटिव Na पॉजिटिव है तो यहाँ से विलियमसन सिंथेसिस आपको याद आ गई होगी। और RO नेगेटिव Na पॉजिटिव कहाँ से बनेगा? बी से या सी से? RO नेगेटिव Na पॉजिटिव डेफिनेटली बी से बनेगा, क्योंकि Na यहाँ से रिएक्शन करो तो बी तो ये हो गया, और सी PCl5 के रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाता है? RX। हो गया आंसर। क्या आंसर होना चाहिए? क्विकली देख लेते हैं, रिएक्शंस भी देख लेते हैं। आंसर होना चाहिए सी। C2H5OH ने रिएक्शन करी Na के साथ, बना लिया C2H5ON, ये हो गया बी, ये हो गया ए। और जब ON ने, और जब इसने PCl5 के साथ रिएक्शन करके सी बना दिया, जब ON ने और RX ने रिएक्शन करी तो ईथर बन गया, डाई इथाइल ईथर सिमेट्रिकल टाइप का है। सॉल्यूशन देखिए, C2H5ON ने Na के साथ रिएक्शन करी, बनाया सोडियम एथोक्साइड, बी बन गया। PCl5 के साथ रिएक्शन करी, C2H5Cl इथाइल क्लोराइड, जिसको हम कह सकते हैं क्लोरोइथेन, तो सी बन गया। और जब इन दोनों ने रिएक्शन कर ली तो विलियमसन सिंथेसिस होगी, SN2 टाइप की है। ये देख सकते हैं प्राइमरी टाइप का हाइड है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइमरी टाइप का हाइड है, तो आपको प्रोडक्ट डेफिनेटली ईथर ही मिलेगा। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बीच में। क्लियर? तो C2H5ON ने C2H5Cl SN2 C2H5O C2H5 डाई इथाइल ईथर, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ये रहा, देखो अच्छा क्वेश्चन है। बट अब ये देख के घबराना नहीं है कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, नहीं। कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं ना हमने, वो यूज करने। मेजर प्रोडक्ट बताइए P Q और R इस सीक्वेंस में। मैं कह रहा हूँ सीक्वेंस आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। एलिमिनेशन मेथड, टाइम सेविंग टेक्निक्स, इन सभी का यूज करते हुए क्वेश्चन सेंटर्ड अप्रोच लगानी है। क्वेश्चन कह रहा है बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, क्वेश्चन कह रहा है RCl डाल दिया,
एनहाइड्रस AlCl3, अभी अभी तो पढ़ा था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, भाई R पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, लुईस एसिड यूज किया गया है तो बेंजीन पर R जुड़ जाएगा। R क्या है आप देख सकते हैं, CH3 CH2 CH2। अब यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी अप्रोच आती है, R जुड़ते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव बनेगा जो कि हमारा प्रोपाइल कार्बोकटायन है, तो होगा क्या, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और आपका कैसा कार्बोकटायन, ये प्राइमरी कार्बोकटायन जो कि कम स्टेबल है और सेकेंडरी कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है। तो जब भी कार्बोकटायन बने ना तो सिर्फ एक चीज का ध्यान रख लेना, रीअरेंजमेंट, 1-2 रीअरेंजमेंट, 1-2 मिथाइल शिफ्ट हो या हाइड्राइड शिफ्ट हो, मतलब मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन फॉर्म करना है। बस ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी कार्बोकटायन बने तो ये सेकेंडरी कार्बोकटायन बनेगा और ये यहाँ से अटैचमेंट होगी बेंजीन के साथ। तो ये बन गया, ध्यान है आपको क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको हम क्यूमीन बोल देते हैं। कितने में दिख रहा है ये, ना ए में ना बी में। एक प्रोडक्ट से दो ऑप्शन एलिमिनेशन हो गए, CH CH3 होल ट्वाइस, CH CH3 होल ट्वाइस। एरियल ऑक्सीडेशन किया और हाइड्रोलिसिस की। मैंने बार बार कहा था क्यूमीन टू फिनॉल, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ। अब वो डायरेक्ट तो नहीं देगा ना, आखिरकार आप एंट्रेंस एग्जाम में अपियर हो रहे हो, तो ऐसे आपको डायरेक्ट नहीं देगा क्यूमीन टू फिनॉल, ऐसे दे देगा तो सभी बच्चे अटेम्प्ट कर लेंगे, फिर मार्क्स सबके आ जाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे दे दिया, PQR के टर्म्स में, बट है क्यूमीन टू फिनॉल। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डॉस प्रोसेस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आपको क्या बन गया, फिनॉल पे क्या हुआ, जब क्यूमीन पे क्यू बन गया आपका फिनॉल, और साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है बताइए, मैंने बताया था एसीटोन निकलता है, क्योंकि नेल पेंट रिमूवर में यूज होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी आपका रॉन्ग है। क्लियर, आप सॉल्यूशंस भी देख लीजिए। ये देखिए करेक्ट आंसर क्या आया, भाई उसने पूछा है इस सीक्वेंस में, तो CH3CO CH3, ये वाला आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट, जिसमें CH3CO CH3 बन रहा है। देखिए कैसे आया, पहले क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुआ और फिर स्टेबल कार्बोकटायन बनाने के लिए रीअरेंजमेंट हुई, CH3CH ये प्रोडक्ट बनेगा, प्राइमरी कार्बोकटायन बना, वहां पे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ और सेकेंडरी कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा। प्राइमरी कार्बोकटायन कौन सा बना है, CH3 CH2 पॉजिटिव, ये प्राइमरी कार्बोकटायन बना है। इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हुआ और आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये आपका बन गया क्यूमीन P, और क्यूमीन टू फिनॉल हमने बना दिया, क्यू हमारा क्या हो गया फिनॉल और R हो गया एसीटोन। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्यूमीन एरियल ऑक्सीडेशन हुआ, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना, हाइड्रोलिसिस करी, फिनॉल प्लस एसीटोन। ठीक है एवरीवन, तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने क्वेश्चंस। तो मिलेंगे अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।